मेरी गर्लफ्रेंड के मुझे धोखा देने के सिर्फ आधे घंटे बाद ही मैंने एक होटल का रूम बुक किया और उसका रूम नंबर उसकी बेस्ट फ्रेंड को भेज दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, फू किंगवन ने मुझे कसकर गले लगा लिया। अगले ही पल मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। जब झंग झंग ने मुझे धोखा दिया है तो उसके साथ भी वही होना बिल्कुल सही है। लेकिन मैंने एक स्मार्ट फैसला लिया। मैंने फू किंगवन को चुना क्योंकि झंग झंग उसकी बराबरी तो क्या, उससे पंगा लेने की भी हिम्मत नहीं रखती थी। दूसरी बार जब फू किंगवन मेरे सामने आई, वो हल्की सी मुस्कुराई और बोली, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो क्या हम लॉन्ग टर्म पार्टनर्स बनने की कोशिश करें? मेरी पहली प्रतिक्रिया थी ना, लेकिन हमारी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि तभी झंग झंग का मैसेज आ गया। मेरे कॉल्स इग्नोर कर रहे हो? मैं तुम्हारे अपार्टमेंट के बाहर खड़ी हूँ। अगर हिम्मत है तो वापस मत आना, वरना मेरे पास तुम्हें ब्रेकअप का पछतावा करवाने के बहुत तरीके हैं। और ये मत सोचना कि सिर्फ फू किंगवन के साथ सोकर वो तुम्हें सच में सीरियस लेगी। मैंने फोन स्क्रीन की तरफ देखा, फिर फू किंगवन की तरफ। मैं हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मिस फू, क्या आप थोड़ी देर के लिए मेरे घर चलेंगी? हम दोनों साथ में मेरे अपार्टमेंट पहुंचे। अंदर आते ही उसने मुस्कुराते हुए पूछा, अचानक इतना बड़ा फैसला कैसे बदल गया? मैं क्या बताता कि मैं सिर्फ एक मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए उसका सहारा लेना चाहता हूँ। मैं मुस्कुराकर बोला, मिस फू, आपको सच सुनना है या झूठ? शायद उसे मेरे इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। उसने मेरी कॉलर पकड़कर मुझे अपनी तरफ खींच लिया। उसी समय दरवाजे के पास रखा मेरा फोन जोर जोर से बजने लगा, लेकिन हम दोनों में से किसी का भी फोन उठाने का कोई इरादा नहीं था। फिर भी सामने वाला लगातार कॉल करता रहा। मैंने भौहें सिकोड़ ली। मुझे पहले से पता था कॉल किसका है। ऐसे वक्त पर कोई भी रुकना नहीं चाहता और मैं भी नहीं रुका। लेकिन तभी फू किंगवन ने थोड़ा परेशान होकर फोन उठा लिया। दूसरी तरफ से तुरंत झंग झंग की गुस्से भरी आवाज आई, आखिरकार फोन उठा ही लिया। तुम सच में फूकिन घुआ को अपने घर ले गए? इतनी देर से ऊपर क्या कर रहे हो? मुझे बता दूं, मेरे बिना तुम कंपनी में एक दिन भी टिक नहीं पाओगे। कमरे में इतनी खामोशी थी कि स्पीकर ऑन करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। उसकी हर बात साफ सुनाई दे रही थी। उसकी आवाज में सिर्फ धमकी और नफरत थी। मुझे अच्छी तरह पता था मेरी प्रमोशन मेरी मेहनत पर निर्भर करती है, लेकिन उसके पास इतनी ताकत जरूर थी कि वो कंपनी में मेरी जिंदगी मुश्किल बना सकती थी। शायद मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी कि मेरा कोई अमीर और ताकतवर बाप नहीं था। तभी फू किंगवन ने हल्के से मेरा गाल दबाया। वो आधी मुस्कान के साथ मेरी तरफ देख रही थी। उसकी नजरों से मिलते ही मुझे समझ आ गया कि वो मेरी पूरी चाल पहले ही समझ चुकी थी। फोन के दूसरी तरफ जैसे ही जियांग जियांग ने फू किंगवन की ठंडी और रॉयल आवाज सुनी, वो घबरा गई और बिना कुछ बोले तुरंत कॉल काट दिया। जिस खेल की शुरुआत उसने की थी उसे खत्म करना मेरा हक था। आखिर हर इंसान को अपने फैसलों की कीमत खुद चुकानी पड़ती है। पछताने का अब कोई मतलब नहीं था। कुछ देर बाद फू किंगवन बाथरूम से बाहर आई। उसके लंबे बाल अभी भी हल्के हल्के गीले थे। वो मेरी तरफ देखते हुए मुस्कुराई और बोली, मुझे इस्तेमाल करके कैसा लगा? मैं कुछ नहीं बोला। वो आगे बोली, मैं तुम्हें एक हफ्ते का समय देती हूँ। उम्मीद है अगली बार तुम्हारा जवाब मुझे पसंद आएगा। लेकिन आने वाले कुछ दिनों में मैं उसकी बात लगभग भूल ही गया। मेरे लिए वो सिर्फ एक वन नाइट रिलेशनशिप थी। और सच कहूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि भविष्य में मेरा उससे कोई रिश्ता रहेगा। उससे भी ज्यादा जरूरी, मेरे पास उसके बारे में सोचने का समय ही नहीं था। मैं पूरा दिन नए क्लाइंट से कांटेक्ट करने में लगा रहता था। कई बड़ी कंपनियों की एनिवर्सरी इवेंट्स वॉन्चेंग होटल में होने वाली थी। अगर मैं ये प्रोजेक्ट अकेले सफलतापूर्वक संभाल लेता तो एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर की पोस्ट लगभग मेरी हो जाती। उस दिन मैं एम्परर क्लब के एक प्राइवेट रूम के बाहर खड़ा था। गहरी सांस लेने के बाद मैंने चेहरे पर मुस्कान लाई और दरवाजा नॉक किया। लेकिन जैसे ही मैं अंदर गया, कमरे का माहौल पहले से ही पूरी तरह हाई था। टेबल पर तरह तरह की शराब की बोतलें रखी थी और उनके साथ मेल और फीमेल होस्ट्स भी मौजूद थे। तभी किसी ने हंसते हुए कहा, अरे ये तो झंग झंग का बॉयफ्रेंड है। मैं तो समझा कोई नया मेल होस्ट आया है। तभी मुझे समझ आया कि जो प्रेसिडेंट हाउ इतने दिनों से मुझसे मिलने से बच रहा था, आज अचानक उसका लोकेशन क्यों लीक हुआ? असल में ये सब झंग झंग का लगाया हुआ जाल था। एक और आदमी हंसते हुए बोला, वाह, झंग झंग के बॉयफ्रेंड की बॉडी तो कमाल की है। प्रमोशन पाने के लिए खुशामद करने वाला बॉयफ्रेंड किस काम का? तभी कमरे के कोने से झंग झंग की घमंडी आवाज सुनाई दी। मैंने पहली बार उसे इस रूप में देखा। मेरे सामने वो हमेशा खुद को बहुत शरीफ और परफ एक दिखाती थी, लेकिन आज वो एक दूसरे आदमी के बिल्कुल पास बैठी हुई थी। जैसे ही उसने मुंह खोला, पूरा कमरा ठहाकों से गूंज उठा। किसी ने हंसते हुए कहा, छोड़ो, बेचारा प्रिटी बॉय है, कुछ समझता नहीं है, जाओ मिस झंग से माफी मांग लो। मुझे तभी समझ आ गया कि आज की रात पूरी तरह मेरे खिलाफ प्लान की गई है और हालात भी मेरे पक्ष में बिल्कुल नहीं थे। तभी जियांग जियांग उठकर खड़ी हुई। उसने सामने रखी मार्बल टेबल पर उंगली से हल्का सा टैप किया और बोली, इधर आओ, यहाँ रखी सारी शराब पी जाओ, फिर मैं तुम्हें घुटनों के
के बल बैठकर काउटो करने और माफी मांगने का मौका दूंगी। उसकी बात खत्म होते ही कमरे में बज रहा म्यूजिक अचानक बंद हो गया। अब सबकी निगाहें सिर्फ मुझ पर थी। मैंने एक नजर दरवाजे की तरफ डाली। वहाँ पहले से कई बॉडीगार्ड्स खड़े थे। तभी मुझे समझ आया कि मुझे इतनी आसानी से अंदर आने क्यों दिया गया था। सब कुछ समझ आने के बाद मैं सीधे जियांग जियांग की तरफ बढ़ गया। शायद उसके दिल के किसी कोने में ये बात थी कि उसने मुझ पर सबसे ज्यादा टाइम और फीलिंग्स इन्वेस्ट की थी, लेकिन मैंने उसे इतना बड़ा धोखा दे दिया था कि अगर वो आज अपना गुस्सा नहीं निकालती तो एड सिटी में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहती। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा, अगर मैं ये सारी शराब पी लूं तो क्या तुम मुझे जाने दोगी? वो ठंडी आवाज में बोली, पहले पी, बाकी बातें बाद में करेंगे। उसकी बात खत्म होते ही कमरे में मौजूद सभी लोग शोर मचाने लगे। मैंने सामने रखे दर्जनों ग्लासेस की तरफ देखा जो अलग अलग रंग की शराब से भरे हुए थे। मैं हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मिस झंग, इन्हें एक एक करके पीने में क्या मजा, क्यों न थोड़ा अलग तरीके से खेले? झंग झंग ने मेरी तरफ घूरते हुए कहा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि फू किंगवन तुम्हें बचाने आएगी? तुम जानते भी हो वो कौन है। मैंने तुम्हारे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया और तुमने मुझे ही धोखा दे दिया। मैं हंस पड़ा। मेरे साथ अच्छा व्यवहार? सच में? मेरी बात सुनते ही उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने हाथ में पकड़ा डिकैंटर पूरी ताकत से जमीन पर दे मारा। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि बॉडीगार्ड्स कुछ समझ पाते उससे पहले ही मैंने झंग झंग के दोनों हाथ पीछे मोड़कर उसे पकड़ लिया। मैंने गुस्से में कहा, धोखा पहले तुमने दिया और इल्जाम मुझ पर लगा रही हो। क्या तुम्हें लगा मैं हमेशा चुप रहने वाला इंसान हूँ? मैंने तुम्हें इज्जत दी थी लेकिन तुमने उसकी कोई कीमत नहीं समझी। झंग झंग चीखते हुए बोली, तो क्या हुआ अगर मैंने तुम्हें धोखा दिया? अपने बाप के बिना तुम्हारी औकात ही क्या है? उसकी बात सुनकर मैं भी एक पल के लिए हैरान रह गया। अगले ही सेकंड पूरे कमरे में चीख पुकार मच गई। इसी अफरातफरी के बीच जब लू नियानियन कुछ बोलने ही वाली थी तभी बाहर से एक शांत लेकिन दबदबे वाली आवाज सुनाई दी, लगता है यहाँ काफी मजेदार माहौल चल रहा है, हमें बुलाया ही नहीं। इतना कहते ही दरवाजे पर खड़े बॉडीगार्ड्स को हटाते हुए कुछ लोग अंदर आ गए। जो लोग अभी मेरी तरफ बढ़ रहे थे वो सभी अचानक वही रुक गए। कमरे के बीचों बीच किसी ने तुरंत सबसे अच्छी सीट खाली कर दी और अगले ही पल फू किंगवन अंदर आई। सीधे जाकर उसी सीट पर बैठ गई। बैठते ही उसने मेरी तरफ देखा और बेहद नरम आवाज में कहा, इधर आओ, मेरे पास बैठो। पूरा कमरा एक दूसरे का चेहरा देखने लगा। किसी को समझ ही नहीं आया कि वो आखिर किसे बुला रही है। दूसरी तरफ झंग झंग ने जल्दी से एक जैकेट उठाकर अपने ऊपर डाली और मुझे घूरने लगी। पिछले कई दिनों से वो मुझे बर्बाद करने के बारे में सोच रही थी। अब उसे समझ आ गया कि मैं अकेला यहाँ क्यों आया था। उसे लगा मैंने पहले ही फू किंगवन को बैकअप के लिए बुला लिया था। कमरे में मौजूद लगभग हर इंसान की नजर अब मुझ पर थी। सबके चेहरे पर सिर्फ एक ही सवाल था, ये लड़का आखिर फू किंगवन के इतना करीब कब से हो गया? उसके बात करने के अंदाज से तो साफ लग रहा है इन दोनों का रिश्ता बिल्कुल आम नहीं है। लेकिन सच कहूँ मैं खुद भी उतना ही हैरान था। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि फू किंगवन सच में यहाँ आएगी। जब हमारी नजरें मिली तो मैं पहली बार थोड़ा असहज महसूस करने लगा। मुझे समझ ही नहीं आया कि अब उसकी तरफ देखूं या नजरें झुका लूं। तभी उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्या मुझे तुम्हें बुलाने के लिए खुद आकर रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी? उसकी बात सुनते ही कमरे में मौजूद सभी लोगों को सब कुछ समझ आ गया। अब उन्हें यकीन हो चुका था कि आज मैं फू किंगवन के सहारे ही यहाँ खड़ा हूँ। मैंने गहरी सांस ली और सीधे फू किंगवन के पास जाकर उसके बगल में बैठ गया। कुछ ही पल पहले मैं सबके लिए एक तमाशा बना हुआ था, लेकिन अब मैं उसी कमरे की सबसे सम्मानित सीट पर बैठा था और बाकी सभी लोग मेरी तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहे थे। कुछ लोग आगे बढ़कर फू किंगवन से बात करना चाहते थे, लेकिन मौजूदा माहौल देखकर किसी की भी हिम्मत नहीं हुई। जैसे ही मैं उसके पास बैठा, उसकी हल्की सी ठंडी और मनमोहक खुशबू मेरे पास आ गई। लू नियानियन ने कमरे में खड़े लोगों की तरफ देखा, फिर मुस्कुराते हुए बोली, क्या हुआ? अभी तो तुम लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे, खड़े क्यों हो? बैठ जाओ। उधर झंग झंग अभी भी वही खड़ी थी। सबके सामने उसकी ईस्ट मिट्टी में मिल चुकी थी। ऐसी बेइज्जती वो कैसे बर्दाश्त करती? लेकिन अब कमरे में किसी का भी ध्यान उस पर नहीं था। सब लोग सिर्फ फू किंगवन के चेहरे के भाव पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे झंग झंग का इस कमरे में कोई अस्तित्व ही नहीं बचा हो। एक वेटर ने फिर से म्यूजिक चालू कर दिया। जो लोग पार्टी कर रहे थे वो दोबारा पार्टी में लग गए। आखिर कोई भी इस रात का माहौल खराब नहीं करना चाहता था। तभी यान यान ने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा और कहा, ये लड़का बिल्कुल भी साधारण नहीं है। मिस फू को खुद यहाँ आने पर मजबूर कर दिया, इसमें जरूर कुछ खास बात है। फिर उसने मुझे गौर से देखा और धीरे से बोला, लेकिन इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे इसे मिस फू की परवाह नहीं है। काफी हिम्मत वाला है, इतना बड़ा ट्रैप होने के बावजूद अकेला यहाँ आ गया। उसी समय मुझे अपने कान के पास किसी की गर्म सांस महसूस हुई। मैं हल्का सा कांप गया। पता ही नहीं चला फू किंगवन कब इतनी करीब आ गई। उसका ये बर्ताव मानो पूरी दुनिया के सामने ऐलान कर रहा हो, अब ये आदमी मेरा है। ये देखकर झंग झंग की आंखें
गुस्से से लाल हो गई। वो चीखते हुए बोली, फू किंगवन, एक आदमी के लिए तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड को छोड़ रही हो? उसकी बात खत्म होते ही पूरा कमरा फिर से एकदम शांत हो गया। इतनी खामोशी थी कि लोगों की धीमी धीमी फुसफुसाहट भी साफ सुनाई दे रही थी। किसी ने धीरे से कहा, मिस फू हमारे साथ घूमती फिरती जरूर है, लेकिन यहाँ मौजूद लोगों में लू नियानियन के अलावा कोई भी खुद को उनकी बेस्ट फ्रेंड नहीं कह सकता। उनकी असली फ्रेंड्स तो कैपिटल सिटी के सबसे बड़े और ताकतवर लोग हैं। दूसरे ने हैरानी से कहा, क्या जियांग जियांग पागल हो गई है? उसकी हिम्मत कैसे हुई मिस फू से ऐसे बात करने की? किसी ने तुरंत जियांग जियांग को वार्निंग भरी नजर से देखा। एक पल के लिए वो भी थोड़ा घबरा गई, लेकिन अगले ही पल उसने मन ही मन सोचा, अगर आज मैं नैन चेन को ऐसे ही जाने दूं तो आगे से अपने दोस्तों के सामने कभी सिर उठाकर नहीं चल पाऊंगी। नहीं, मैं पीछे नहीं हटूंगी। लेकिन फू किंगवन ने उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखा। उसी समय जियांग जियांग की एक दोस्त उठी और बोली, बस करो, क्या सच में तुम फू किंगवन को नाराज करना चाहते हो? चलो यहाँ से चलते हैं। लेकिन जियांग जियांग ने उसका हाथ झटक दिया और गुस्से में मेरी तरफ बढ़ने लगी। कुछ लोग डर के मारे चीख पड़े। अगले ही सेकंड दरवाजे पर खड़ा फू किंगवन का प्रशिक्षित बॉडीगार्ड आगे आया और उसने जियांग जियांग को जबरदस्ती पकड़कर पीछे खींच लिया। फू किंगवन, जियांग जियांग जोर से चीखी और पूरी ताकत से उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन बॉडीगार्ड्स की पकड़ इतनी मजबूत थी कि वो सिर्फ छटकाकर रह गई। तभी फू किंगवन मेरे थोड़ा और करीब आई। उसकी नरम आवाज मेरे कानों में गूंज उठी, मैंने एक बार फिर तुम्हारी मदद कर दी, अब बदले में तुम मुझे क्या दोगे? मैं उसकी आंखों में देखने लगा। मेरे हाथ अनजाने में मुट्ठी बन गए। उसकी बात का मतलब साफ था, लेकिन मैं अब भी नहीं समझ पा रहा था कि वो आखिर मेरी इतनी मदद क्यों कर रही थी। दूसरी तरफ लू नियानियन पूरी घटना को चुपचाप देख रही थी। उसका बीच में आने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। जब सबको एहसास हुआ कि मामला अब बहुत बड़ा हो चुका है, तो एक आदमी जल्दी से खड़ा हुआ और बोला, मिस फू, मिस लू, कंपनी में एक जरूरी काम आ गया है। उसके बाद एक एक करके बाकी लोग भी जाने के बहाने बनाने लगे, लेकिन तभी फू किंगवन ने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, रुको, यहाँ से कोई भी नहीं जाएगा। उसकी बात सुनते ही सभी के कदम वहीं रुक गए। फू किंगवन ने अपने वाइन ग्लास में रेड वाइन को हल्के से घुमाया, फिर बिल्कुल आराम से बोली, इतनी महंगी वाइन मंगवाई है, अगर इसे पिया ही नहीं तो बर्बाद नहीं होगी? उसकी बात सुनते ही सभी लोग तुरंत उसकी खुशामद करने लगे। चिंता मत कीजिए मिस फू, हम एक बूंद भी वेस्ट नहीं होने देंगे और आज रात का पूरा बिल भी हम ही पे करेंगे। लेकिन मेरा ध्यान उन लोगों पर बिल्कुल नहीं था, क्योंकि फू किंगवन की हल्की ठंडी उंगलियां धीरे धीरे मेरे शरीर को छू रही थी। मैंने उसकी खूबसूरत साइड प्रोफाइल की तरफ देखा और उसी पल मैंने उसकी आंखों में एक शरारती और जीत की चमक साफ देख ली। वो मुस्कुराई और धीरे से पूछा, कैसा लगा? उस एक पल में ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर बची हुई सारी समझदारी टूटकर बिखर गई हो। मैंने गहरी सांस ली और कहा, आज मेरी मदद करने के लिए थैंक यू। मेरी बात सुनकर फू किंगवन की मुस्कान और भी गहरी हो गई। उसने आराम से अपना हाथ मेरी बाह में डाल लिया, फिर बेहद अपनापन भरी आवाज में बोली, चेन, क्या तुमने मुझे मिस किया? मैं चुप रहा। मेरे पास ऐसी बातें सोचने का समय ही कहा था। मेरे चुप रहने पर वो मुस्कुराते हुए फिर बोली, लेकिन मैंने तुम्हें थोड़ा मिस किया। उसकी बात सुनकर मैं पूरी तरह चौंक गया। ये औरत सच में कमाल थी। एक बिल्कुल साधारण सा वाक्य उसने इतने अपनापन और नजदीकी से कहा कि सुनने वाले को लगे जैसे हम दोनों सालों से साथ हों। मैंने बेबस होकर मुस्कुराते हुए कहा, प्रेसिडेंट फू, फाइनेंस मैगजीन्स में आपके बारे में जो लिखा जाता है और अभी जो आप बोल रही है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। मेरी बात सुनकर फू किंगवन हल्के, मैं पीछे नहीं हटूंगी। लेकिन फू किंगवन ने उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखा। उसी समय जियांग जियांग की एक दोस्त उठी और बोली, बस करो, क्या सच में तुम फू किंगवन को नाराज करना चाहते हो? चलो यहाँ से चलते हैं। लेकिन जियांग जियांग ने उसका हाथ झटक दिया और गुस्से में मेरी तरफ बढ़ने लगी। कुछ लोग डर के मारे चीख पड़े। अगले ही सेकंड दरवाजे पर खड़ा फू किंगवन का प्रशिक्षित बॉडीगार्ड आगे आया और उसने जियांग जियांग को जबरदस्ती पकड़कर पीछे खींच लिया। फू किंगवन, जियांग जियांग जोर से चीखी और पूरी ताकत से उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन बॉडीगार्ड्स की पकड़ इतनी मजबूत थी कि वो सिर्फ छटकाकर रह गई। तभी फू किंगवन मेरे थोड़ा और करीब आई। उसकी नरम आवाज मेरे कानों में गूंज उठी, मैंने एक बार फिर तुम्हारी मदद कर दी, अब बदले में तुम मुझे क्या दोगे? मैं उसकी आंखों में देखने लगा। मेरे हाथ अनजाने में मुट्ठी बन गए। उसकी बात का मतलब साफ था, लेकिन मैं अब भी नहीं समझ पा रहा था कि वो आखिर मेरी इतनी मदद क्यों कर रही थी। दूसरी तरफ लू नियानियन पूरी घटना को चुपचाप देख रही थी। उसका बीच में आने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था। जब सबको एहसास हुआ कि मामला अब बहुत बड़ा हो चुका है, तो एक आदमी जल्दी से खड़ा हुआ और बोला, मिस फू, मिस लू, कंपनी में एक जरूरी काम आ गया है। उसके बाद एक एक करके बाकी लोग भी जाने के बहाने बनाने लगे, लेकिन तभी फू किंगवन ने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, रुको, यहाँ से कोई भी नहीं जाएगा। उसकी बात सुनते ही सभी के कदम वहीं रुक गए। फू किंगवन ने
अपने वाइन ग्लास में रेड वाइन को हल्के से घुमाया, फिर बिल्कुल आराम से बोली, इतनी महंगी वाइन मंगवाई है, अगर इसे पिया ही नहीं तो बर्बाद नहीं होगी। उसकी बात सुनते ही सभी लोग तुरंत उसकी खुशामद करने लगे। चिंता मत कीजिए मिस फू, हम एक बूंद भी वेस्ट नहीं होने देंगे और आज रात का पूरा बिल भी हम ही पे करेंगे। लेकिन मेरा ध्यान उन लोगों पर बिल्कुल नहीं था, क्योंकि फू किंगवन की हल्की ठंडी उंगलियां धीरे धीरे मेरे शरीर को छू रही थी। मैंने उसकी खूबसूरत साइड प्रोफाइल की तरफ देखा और उसी पल मैंने उसकी आंखों में एक शरारती और जीत की चमक साफ देख ली। वो मुस्कुराई और धीरे से पूछा, कैसा लगा? उस एक पल में ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर बची हुई सारी समझदारी टूटकर बिखर गई हो। मैंने गहरी सांस ली और कहा, आज मेरी मदद करने के लिए थैंक यू। मेरी बात सुनकर फू किंगवन की मुस्कान और भी गहरी हो गई। उसने आराम से अपना हाथ मेरी बाह में डाल लिया, फिर बेहद अपनापन भरी आवाज में बोली, चेन, क्या तुमने मुझे मिस किया? मैं चुप रहा। मेरे पास ऐसी बातें सोचने का समय ही कहा था। मेरे चुप रहने पर वो मुस्कुराते हुए फिर बोली, लेकिन मैंने तुम्हें थोड़ा मिस किया। उसकी बात सुनकर मैं पूरी तरह चौंक गया। ये औरत सच में कमाल थी। एक बिल्कुल साधारण सा वाक्य उसने इतने अपनापन और नजदीकी से कहा कि सुनने वाले को लगे जैसे हम दोनों सालों से साथ हों। मैंने बेबस होकर मुस्कुराते हुए कहा, प्रेसिडेंट फू, फाइनेंस मैगजीन्स में आपके बारे में जो लिखा जाता है और अभी जो आप बोल रही है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। मेरी बात सुनकर फू किंगवन हल्के से हंस पड़ी। मुझे किसी इमेज की जरूरत नहीं है। मैगजीन वाले जो लिखते हैं ज्यादातर बातें बनाई हुई होती है। मुझे तो इंटरव्यूज देना भी टाइम वेस्ट लगता है। फिर उसने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, सिर्फ नैन चेन ही उन बातों पर भरोसा करता है। हम दोनों इतने करीब बैठकर धीरे धीरे बातें कर रहे थे, मानो इस कमरे में हमारे अलावा कोई और हो ही नहीं। लेकिन दूर खड़ी जियांग जियांग की नजर में ये सब किसी पुराने लव अफेयर जैसा लग रहा था। आखिरकार वो अपना गुस्सा रोक नहीं पाई और चीख उठी, नैन चेन, मैं तुम्हें मार डालूंगी। जैसे ही वो हमारी तरफ दौड़ी, फू किंगवन ने बस एक ठंडी नजर उसकी तरफ डाली। उसकी आंखों की बर्फ जैसी ठंडक देखकर जियांग जियांग वही रुक गई। फिर फू किंगवन ने बेहद शांत लेकिन डरावनी आवाज में कहा, लगता है तुम मेरी नरमी का कुछ ज्यादा ही फायदा उठा रही हो। फू किंगवन ने ठंडी आवाज में आदेश दिया, जियांग बिन से कांटेक्ट करो, उसे कहो कि अपनी बेटी को यहाँ से लेकर जाए और आज के बाद ये लड़की मुझे दोबारा दिखाई नहीं देनी चाहिए। उसके इतना कहते ही उसके लोग तुरंत आदेश पूरा करने निकल गए। कुछ ही देर में कमरे में सिर्फ हम दोनों रह गए। फू किंगवन ने हल्की मुस्कान के साथ मेरी तरफ देखा और पूछा, चेन, अब तुम्हारा जवाब क्या है? मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो फिर से वही सवाल पूछेगी। मैंने खुद को शांत किया और कहा, प्रेसिडेंट फू, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? वो बोली, पूछो। उसकी नजरें अब भी मेरे चेहरे पर टिकी हुई थी, लेकिन मैं उसके मन की बात बिल्कुल भी नहीं पढ़ पा रहा था। मैं एक बात अच्छी तरह समझ चुका था। जब से मेरी मुलाकात फू किंगवन से हुई थी, उसने कभी ऐसा नहीं दिखाया कि उसे मुझमें कोई खास दिलचस्पी है। यहाँ तक कि इस वक्त भी मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, मिस फू, क्या आप मुझे पसंद करती है? मेरी बात सुनकर फू किंगवन हल्के से हंस पड़ी, फिर बिल्कुल सीधे शब्दों में बोली, तुम जरूरत से ज्यादा सोच रहे हो। उसका जवाब सुनते ही मेरा दिल एक पल के लिए बैठ गया। हालांकि मुझे पहले से यही उम्मीद थी, लेकिन उसके मुंह से तन ई साफ बात सुनना फिर भी थोड़ा तकलीफ देह था। खैर, शायद यही बेहतर था। कम से कम वो झंग झंग जैसी नहीं थी जो प्यार के नाम पर लोगों को धोखा देती थी। इतना कहकर फू किंगवन ने अपना हाथ धीरे से वापस खींच लिया, जैसे कुछ देर पहले इतनी अपनापन भरी बातें उसी ने नहीं कही थी। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर ऐसा है तो मुझे आपका प्रपोजल रिजेक्ट करना पड़ेगा। प्रेसिडेंट फू, उसके लाल होठों पर हल्की मुस्कान आई। वो बोली, इतनी सीधी तरह मना कर दिया? क्या मैं वजह जान सकती हूँ? सच कहूँ, कभी कभी फू किंगवन बिल्कुल समझ से बाहर लगती थी। एक पल में वो बेहद जिद्दी और मनमानी करने वाली लगती और अगले ही पल वो सामने वाले की बात पूरी शांति से सुनने लगती। मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, आपने खुद देखा है, मुझे अभी अभी किसी अपने ने धोखा दिया है। ऐसी हालत में मैं किसी नए रिश्ते की शुरुआत नहीं करना चाहता। मेरी बात सुनकर वो बिल्कुल शांत स्वर में बोली, लेकिन मैंने लव रिलेशनशिप की बात कब की? मैंने तो सिर्फ लॉन्ग टर्म पार्टनर्स बनने की बात कही थी। जरूरी तो नहीं कि उसमें प्यार शामिल हो। उसकी बात सुनकर मैं कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रह गया। फिर माहौल हल्का करने के लिए मैंने कहा, अगर आपको लगता है कि मेरा मना करना आपके लिए एम्बेरसिंग है, तो आज आपने मेरी जो मदद की उसके बदले मैं आपको एक मील ट्रीट दे सकता हूँ। वो बिना किसी हिचकिचाहट के बोली, जरूरत नहीं। जब हम किसी अग्रीमेंट पर नहीं पहुँच सकते तो इससे पहले कि मुझे तुम्हारे लिए और इंटरेस्ट होने लगे, यही इस रिश्ते को खत्म कर देते हैं। अब तुम जा सकते हो। इतना कहकर उसने अपनी नजरें मुझसे हटा ली। उसकी आंखों में जो थोड़ी सी दिलचस्पी थी वो भी पूरी तरह गायब हो चुकी थी, लेकिन मैं उसकी तरह इतनी आसानी से खुद को अलग नहीं कर पाया। फिर भी मैं उसके इस फैसले की इज्जत करता था, क्योंकि वो जानती थी कि कब रुक जाना चाहिए। भले ही हम दोनों एक दूसरे के साथ काफी कंफर्टेबल महसूस करते थे, लेकिन उस जैसी ताकतवर
और ऊंचे दर्जे की महिला के साथ बराबरी का रिश्ता निभाना मेरे लिए लगभग नामुमकिन था। उस दिन के बाद मैंने प्रेसिडेंट फू को अलविदा कहा और वहां से निकल आया। उसने मुझे रोकने की भी कोशिश नहीं की। उस दिन मुझे एक बात समझ आ गई, अगर आप किसी को ढूंढने की कोशिश न करें तो इतने बड़े शहर में दोबारा उससे मिलने की संभावना लगभग ना के बराबर होती है। अगले आधे महीने तक फू किंगवन पूरी तरह मेरी जिंदगी से गायब रही। उसी दौरान मेरे और झंग झंग के ब्रेकअप की खबर पूरे ऑफिस में आग की तरह फैल गई। जिस रिश्ते की शुरुआत कभी बड़े नाटकीय अंदाज में हुई थी, वो सिर्फ 3 महीने में ही खत्म हो गया। एक तरफ मुझे इस रिश्ते के खत्म होने से राहत मिली, लेकिन दूसरी तरफ मैंने अपने आसपास लोगों का बदलता हुआ व्यवहार भी महसूस करना शुरू कर दिया। और जैसा मुझे पहले से अंदाजा था वैसा ही हुआ। एक सुबह मेरे मैनेजर ने गुस्से में मेरी रिपोर्ट टेबल पर फेंकते हुए कहा, इतना आसान डेटा भी तुमसे सही नहीं हुआ। आखिर तुम्हें इस कंपनी में काम करते हुए कितना समय हो गया है? तुम्हारा प्रोफेशनल स्टैंडर्ड देखकर तो मुझे गंभीर शक होने लगा है। मैंने शांत आवाज में जवाब दिया, सर मुझे ये नोटी सी कल रात ही मिला था। मैंने पूरी रात जागकर ये डेटा रिपोर्ट तैयार की है। लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। उन्होंने ठंडी आवाज में कहा, नैन चेन, आजकल तुम्हारे खिलाफ शिकायतें कुछ ज्यादा ही आने लगी है। कल जिस मिसेस चेंग ने बैंक्वेट बुक किया था, उन्होंने कहा कि डेजर्ट ब्रांड भी गलत था। तभी पास खड़ी मियाँ भी बोल पड़ी, हम कोलीग्स होने के नाते बस यही चाहते हैं कि तुम अपनी पर्सनल फीलिंग्स की वजह से पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को प्रभावित मत करो। आखिर सबसे ज्यादा जरूरी हमारे क्लाइंट्स की सेटिस्फैक्शन है। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैंने अपने हाथ में पकड़ी हुई प्रिंटेड रिपोर्ट उठाई और सीधे मैनेजर कई की टेबल पर रख दी। मैंने शांत स्वर में कहा, मुझे नहीं पता क्लाउड डेटा में एरर क्यों आया, लेकिन एहतियात के तौर पर मैंने इसकी हार्ड कॉपी पहले ही प्रिंट कर ली थी। सर एक बार इसे देख लीजिए, बताइए इसमें अभी भी कोई गलती है? मेरी बात सुनकर मैनेजर कई कुछ पल के लिए चुप रह गए। उन्हें शायद उम्मीद नहीं थी कि मेरे पास पहले से बैकअप मौजूद होगा। असल बात तो ये थी कि मेरे और झंग झंग के ब्रेकअप की खबर सुनने के बाद ऑफिस के कई लोग जानबूझकर मेरे काम में कमियां निकाल रहे थे और मुझे हर कदम पर परेशान करने की कोशिश कर रहे थे। मैंने आगे कहा, जहां तक मिसेस चेंग की बात है, मैं कल ही खुद गिफ्ट्स लेकर उनसे मिलने गया था और उनसे पर्सनल तौर पर माफी भी मांग चुका हूं। उन्होंने मेरी बात समझ ली है। ये सुनकर मैनेजर कई कुछ देर चुप रहे, फिर बिना कुछ कहे उन्होंने रिपोर्ट वापस टेबल पर रख दी। दूसरी तरफ मियाँ भी मेरी इस चाल से हैरान रह गई। ऑफिस से बाहर निकलते ही वो फिर मेरे पीछे पीछे आ गई और ताना मारते हुए बोली, इतनी मेहनत करने का क्या फायदा? झंग झंग पहले ही सबको कह चुकी है, अब इस कंपनी में तुम्हारे दिन आसान नहीं रहने वाले। मैंने उसकी तरफ देखकर सीधे जवाब दिया, मैं इस कंपनी में टिक पाऊंगा या नहीं ये मेरी काबिलियत तय करेगी। तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मेरा पहला दिन नहीं था। मैं एक ही जाल में दूसरी बार फंसने वालों में से नहीं था। क्या उन्हें सच में लगता है कि मैं इतना बेवकूफ हूँ? तभी लिंग शू मेरे पास एक कॉफी लेकर आया। वो मेरी तरफ देखते हुए बोला, ये लो, सुबह से कुछ पिया भी नहीं होगा। फिर उसने टीम लीडर के ऑफिस की तरफ देखा और गुस्से में बोला, खुद तो बैकडोर से जॉब लेकर आई है और ऊपर से कहती है कि तुम झंग झंग के सहारे आगे बढ़े हो। मैं हल्का सा हंस पड़ा। फिर मैंने उसे शांत करते हुए कहा, छोड़ो, उससे बहस करके कोई फायदा नहीं है। वर्क प्लेस में ऐसे लोग हर जगह मिल जाते हैं। लिंग शू ने अपनी चेयर मेरे पास खिसकाई और धीरे से बोला, यार ये झंग झंग आखिर पागल क्यों हो गई है? ब्रेकअप होना कोई नई बात तो नहीं है, लेकिन अब प्लानिंग डिपार्टमेंट वाले भी बहुत अकड़ दिखा रहे हैं। हर छोटी छोटी बात पर हमारी टीम में कमी निकालते रहते हैं और झंग झंग उनके पीछे खड़ी है। इसलिए सब लोग ऐसे घूम रहे हैं जैसे पूरे ऑफिस के मालिक वही हों। मैं उसे झंग झंग वाली सारी उलझी हुई बातें कैसे बताता? तभी मैंने देखा लिंग शू अपने फोन में कुछ देख रहा था। मैंने पूछा, क्या देख रहे हो? वो बोला, आज की हेडलाइंस। खबर आई है कि फू किंगवन के बॉयफ्रेंड होने की अफवाह चल रही है और कहा जा रहा है कि वो एक फेमस मॉडल है। उसकी बात सुनकर मेरा हाथ एक पल के लिए रुक गया। मैंने चुपचाप अपना चश्मा पहना और डेस्कटॉप पर खुला हुआ डॉक्यूमेंट खोल लिया। आने वाले स्केड्यूल और टीम मीटिंग्स देखते हुए लिंग शू ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और पूछा, जब तुम पहले झंग झंग के साथ सोशल गैदरिंग्स में जाते थे तब कभी फू किंगवन से मिले थे? क्या वो सच में फोटोज जितनी खूबसूरत है? मैं कुछ पल के लिए चुप रह गया, फिर मुस्कुराकर बोला, मैंने कभी उसके चेहरे पर ध्यान ही नहीं दिया और वैसे भी उस वक्त झंग झंग मेरे साथ होती थी। मैं किसी दूसरी लड़की की तरफ देखने की हिम्मत कैसे करता, वरना उसके प्रिंसेस टेम्पर का तो तुम्हें पता ही है। लिंग शू हंस पड़ा, सही बात है, सही बात है। फिर अचानक उसे कुछ याद आया, हाँ और सुन, कल रात डिपार्टमेंट गैदरिंग मत भूलना। अब जब तुम्हारे और झंग झंग के ब्रेकअप की खबर फैल चुकी है, मियाँ और मैनेजर कई दोनों तुम्हारे बारे में अच्छी राय नहीं रखते। हो सकता है वो इस मौके का फायदा उठाकर
तुम्हें परेशान करे। अगर ऐसी सिचुएशन आए तो थोड़ा स्मार्ट बनना, और अगर बात ज्यादा बिगड़ जाए तो वहां से निकल जाना। मैंने सिर पकड़ लिया। सिर्फ आने वाली पार्टी के बारे में सोचकर ही सिर दर्द होने लगा। मैंने हंसते हुए कहा, ठीक है, वार्निंग देने के लिए थैंक्स, मैं तैयार रहूंगा। अगली शाम डिपार्टमेंट गैदरिंग एक नए खुले क्लब में रखी गई थी। रास्ते भर लिंग शू कार चलाते हुए शिकायत करता रहा, यार रात में आराम से घर क्यों नहीं जा सकते? ऊपर से बॉसेस को ट्रीट देने के लिए बिल भी स्प्लिट करना पड़ता है। और मियाँ, वो तो आज फिर बॉसेस को टोस्ट करेगी और उनकी खुशामद करेगी। सच में बहुत इरिटेटिंग है। मैंने कार पार्क होने के बाद उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, चल अब छोड़ भी। अगर तेरी ये बातें कंपनी फोरम पर पोस्ट हो गई तो लोग कहेंगे कि टीम स्पिरिट नहीं है और तू सिर्फ इंडिविजुअलिज्म प्रमोट करता है। फिर बॉसेस तेरे पीछे पड़ जाएंगे। लिंग शू ने लंबी सांस ली। किस्मत ही खराब है, अब उनका ड्रामा भी देखना पड़ेगा। वो बड़बड़ाते हुए कार से उतर गया। तभी हमारी नजर मियाँ पर पड़ी। वो मैनेजर कई की इतनी खुशामद कर रही थी मानो वही उसकी पूरी दुनिया हो। मैं मन ही मन सोचने लगा, मियाँ जितनी भी परेशान करने वाली हो, लेकिन किसी की खुशामद करने के लिए वो किसी भी हद तक गिर सकती है। मैनेजर कई जैसे इंसान के लिए भी शायद ऐसा कोई काम नहीं होगा जो वो न करे। मैंने कार से उतरते हुए लिंग शू से कहा, चलो जल्दी अंदर चलते हैं, लेट होने से सब पर असर पड़ेगा। उसने सिर हिलाया और हम दोनों साथ में अंदर चल पड़े। हमें देखते ही मियाँ मुस्कुराकर बोली, मुझे लगा तुम लोग फिर ट्रैफिक में फंस गए, चलो अब सब आ गए हैं, अंदर चलते हैं। इतना कहकर वो मुस्कुराते हुए मैनेजर कई की तरफ मुड़ी। मैनेजर कई, पिछली बार आपने जो सॉन्ग गाया था, आज उसका फाइनल फिर से होना चाहिए। मैंने अभी तक उसे दिल भरकर नहीं सुना, उसकी इतनी ज्यादा खुशामद देखकर। मैनेजर कई खुशी से खिल उठा। वो मियाँ को साथ लेकर सबसे पहले अंदर चला गया। उधर दूसरी तरफ वेटर बड़ी एस्ट से बोला, मिस फू, मिस लू, और तुरंत दरवाजा खोलकर उन्हें अंदर ले गया। अगर वो फू किंगवा नहीं थी तो फिर और कौन हो सकता था? मैंने अनजाने में अपनी नजर दूसरी तरफ घुमा ली। क्या ये वही फू किंगवन थी जिसे मैं जानता था? मुझे अब भी याद था कुछ दिन पहले वो मेरे साथ कितनी करीब और अपनापन से पेश आई थी, और आज उसका ठंडा और दूर दूर वाला रवैया उस समय से बिल्कुल उल्टा था। तभी उसके बगल में चल रही लू न्यानियन ने मुझे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर नैन, फिर से मुलाकात हो गई। उसकी आवाज सुनते ही उसके साथ आई सभी सहेलियों की नजर मुझ पर टिक गई। फिर उनमें से एक ने मजाक करते हुए पूछा, ये क्या बात है, अपनी सिस्टर से बातें छुपा रही हो? इतने हैंडसम लड़के को हमारे साथ घूमने क्यों नहीं लाई? लू न्यानियन ने चुपके से फू किंगवन की तरफ देखा। जब उसने देखा कि फू किंगवन ने कोई रिएक्शन नहीं दिया तो मुस्कुराकर बोली, मुझसे मत पूछो, यहाँ फैसला मैं नहीं करती। उनकी बातें सुनकर भी फू किंगवन बिना रुके सीधे एलिवेटर की तरफ चली गई। जाते जाते लू न्यानियन मुस्कुराकर बोली, नैन चेन, अगर टाइम मिले तो ऊपर आ जाना। उसने मन ही मन सोचा, अगर आज चेन सच में आना चाहे तो बस वेटर से रूम नंबर पूछ लेना। इतना सोचकर वो गुनगुनाती हुई फू किंगवन के पीछे एलिवेटर में चली गई। उधर मेरे डिपार्टमेंट के लोग मुझे हैरानी से देखने लगे। फिर किसी ने पूछा, नैन चेन, तुम इस लू को जानते हो? यहाँ तक कि मैनेजर कई के चेहरे का रंग भी बदल गया। वो बड़बड़ाया, अगर मुझे पहले पता होता कि नैन चेन की ऐसी पहचान है तो मैं अभी जाकर अपना बिजनेस कार्ड दे आता। दूसरी तरफ मियाँ लगातार मुझे घूर रही थी। फिर व्यंग्य से बोली, इतने कॉन्टैक्ट्स हैं, फिर भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में पड़े हो, सच में तुम्हारी टैलेंट वेस्ट हो रही है। ये सुनते ही लिंग शू गुस्से में आगे बढ़ा, लेकिन मैंने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। मैंने आधी मुस्कान के साथ मियाँ की तरफ देखा और कहा, मेरे भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं। मैं किसी से बेवजह झगड़ा नहीं करता, लेकिन किसी से डरता भी नहीं हूँ, इसलिए तुमसे बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी बात सुनते ही उसका चेहरा बदल गया। वो गुस्से से बोली, इसका मतलब क्या है? नैन चेन पहले झंग झंग के सहारे अकड़ते थे, अब मिस लू से जान पहचान हो गई तो और भी घमंड आ गया? अगर इतनी ही काबिलियत है तो जाकर लू न्यानियन को ही पटा लो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो तुम्हें भाव देती है? माहौल बिगड़ता देखकर बाकी कोलीग्स तुरंत बीच में आ गए। चलो चलो अंदर चलते हैं, हमें मैनेजर कई का गाना सुनना है। इतना कहकर वो मियाँ को अपने साथ ले गए। उधर ऊपर प्राइवेट रूम में फू किंगवन अभी अभी बैठी थी कि सॉन्ग शुई ने लू न्यानियन से छेड़ते हुए पूछा, वो हैंडसम लड़का सच में तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है? लू न्यानियन हंस पड़ी, बिल्कुल नहीं, अगर वो मेरा होता तो क्या मैं तुम सबसे छुपाती? वो तो कब का हमारे प्राइवेट रूम में बैठा होता। मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ कि इतना हैंडसम लड़का लाकर सिर्फ बातें करती रहूं। फिर उसे अचानक कुछ याद आया। उसने फू किंगवन की तरफ देखकर पूछा, आखिर उस दिन हुआ क्या था? मैंने सुना था झंग झंग ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड को फंसाने के लिए पूरा ट्रैप लगाया था, और तुम तो इतनी जल्दी में थी कि एक बिजनेस डील तक कैंसिल करके सीधे एम्परर क्लब पहुंच गई थी। लेकिन आखिर हुआ क्या? बाद में तुम अकेली बैठकर बाहर का व्यू क्यों देख रही थी? उसकी जिज्ञासा और बढ़ती जा रही थी। तभी फू किंगवन की ठंडी आवाज सुनाई दी, अपने काम से काम रखो, दूसरों की बातों में ज्यादा दिलचस्पी मत लिया करो। लू न्यानियन मन ही मन बुदबुदाई, जिस लड़की को प्यार में रिजेक्ट कर दिया जाए उससे सच में बहस नहीं करनी चाहिए। एक एक्स्ट्रा बात बोलो और वो तुरंत गुस्सा हो जाती है। उधर जैसे ही मियाँ हमारे प्राइवेट रूम में दाखिल हुई, वो ऐसे इधर उधर भागने लगी जैसे यही उसकी अपनी जगह हो। उसकी आवाज
अच्छी थी और वो लगातार मैनेजर कई की तारीफ करती जा रही थी। बस एक राउंड के बाद ही इतना हंसते हंसते मैनेजर कई के चेहरे की झुर्रियां तक खिल उठीं। ये देखकर लिंग शू ने मुझे कोहनी मारी और सावधान रहने का इशारा किया। जैसा उसने कहा था वैसा ही हुआ। मिया वाइन का ग्लास लेकर मेरे सामने आ गई। नैन चेन, तुमने मिसेज में जैसी मुश्किल क्लाइंट को हैंडल किया है तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की तरफ से सबको तुम्हारे नाम का टोस्ट करना चाहिए, है ना? मुझे पहले से पता था वो जरूर कोई नया तमाशा करेगी। मैंने विनम्रता से मना कर दिया, मुझे बाद में ड्राइव करना है, आज मैं अल्कोहल नहीं पीऊंगा, मैं वाइन की जगह टी ले लेता हूँ। मिया ने भौहें उठाई। सब लोग पी रहे हैं, तुम भी थोड़ा तो पियो, और अगर जरूरत पड़ी तो हम डेजिग्नेटेड ड्राइवर बुला देंगे। अब उसकी बातें सुनकर मेरा सब्र टूटने ही वाला था। मैं जवाब देने ही वाला था कि तभी प्राइवेट रूम का दरवाजा खुल गया। एक वेटर 2 बॉटल्स प्रीमियम वाइन और फ्रूट प्लेटर्स लेकर अंदर आया। किसी ने हैरानी से पूछा, शायद तुम गलत रूम में आ गए हो, हमने ये ऑर्डर नहीं किया। वेटर मुस्कुराया और बोला, कोई गलती नहीं हुई सर, ये सब मिस लू की तरफ से ट्रीट है और आज रात का पूरा बिल भी मिस लू ही पे करेंगी। ये सुनते ही सब लोग दंग रह गए। किसी ने धीरे से कहा, इतनी सारी प्रीमियम वाइन, इसकी कीमत तो बहुत ज्यादा होगी। फिर सबकी नजर एक साथ मेरी तरफ उठ गई। किसी ने हैरानी से फुसफुसाया, क्या नैन चेन का सच में मिस लू के साथ कोई कनेक्शन है? मिया का चेहरा गुस्से से उतर गया। अब उसे समझ आ गया था कि मैं बॉस को टोस्ट करने से क्यों बच रहा था। असल में मेरे पीछे कोई और खड़ा था। लिन शू आखिर खुद को रोक नहीं पाया। वो गुस्से में बोला, तुम खुद को समझती क्या हो? उसी समय वेटर सारी चीजें टेबल पर रखकर बाहर चला गया। लेकिन मेरा दिल धीरे धीरे भारी होने लगा। लू न्यानियन ने अचानक ऐसा क्यों किया? आखिर उसका मतलब क्या था? अगर लॉजिक से सोचूं तो हमारे पर्सनल रिलेशनशिप की गहराई इतनी नहीं थी। मेरे मन में एक ही नाम आया, फू किंगवन। ये देखकर मिया की पूरी एज चली गई। वो ठंडी हंसी हंसकर अपनी सीट पर वापस जाकर बैठ गई। शायद वो मन ही मन सोच रही थी, अगर नैन चेन सच में लू न्यानियन के करीब हो गया तो फिर जिस इंसान की खुशामद झंग झंग तक करती है, अगर नैन चेन ने मुझसे बदला लिया तो? मैं जैसे ही बैठा, लिंग शू ने धीरे से पूछा, यार तुम्हारे और लू न्यानियन के बीच आखिर चल क्या रहा है? मैंने सिर हिलाया। मुझे खुद पूरी बात नहीं पता, लेकिन एक बात साफ है, आज रात लू न्यानियन ने वाइन भेज दी है तो आने वाले कुछ दिनों तक शायद कोई मुझे आसानी से परेशान नहीं करेगा। बस पता नहीं ये प्रोटेक्शन कब तक चलेगी। मैंने पूरे कमरे पर नजर डाली। जो लोग पिछले कुछ दिनों से खुलकर और छुपकर मुझे परेशान कर रहे थे, उन्होंने तुरंत अपनी नजरें झुका ली। मैं सोच ही रहा था कि जाकर लू न्यानियन को थैंक्स कहूं या फिर ये सब सिर्फ मुझे ऊपर बुलाने का बहाना था। तभी मेरे बगल वाली चेयर हल्की सी खिसकी। मैनेजर कई आकर मेरे पास बैठ गया। वो मुस्कुराया और बोला, नैन चेन, असल में मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। मैंने तुरंत उससे थोड़ी दूरी बना ली, फिर विनम्रता से कहा, सर मुझमें अभी बहुत कमियां हैं, आप हमेशा हमें गाइड करते हैं, उसके लिए थैंक यू। मैनेजर कई ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर मुस्कुराकर बोला, इतना मॉडेस्ट बनने की जरूरत नहीं है, मुझे तो बस ये उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी मिस लू से इतनी अच्छी पहचान होगी। मेरी भौं हल्की सी उठ गई। मैं समझ गया वो किसी और मकसद से बात कर रहा है। मैं चुपचाप सुनता रहा। उसने हाथ में पकड़ा वाइन ग्लास घुमाते हुए कहा, ल्यू ग्रुप ने हाल ही में एक नया रिसोर्ट खोला है, उसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है। अगर हम उस रिसोर्ट के साथ कोलैबोरेशन कर पाए तो तुम्हारे करियर के लिए बहुत फायदेमंद होगा। मैं मन ही मन हंस पड़ा। ये कैसा मजाक था? जिस प्रोजेक्ट को हमारे वाइस प्रेसिडेंट गांव तक पक्का नहीं कर सकते, उसे मैं कैसे लेकर आ सकता हूँ? ये बूढ़ी लोमड़ी सच में कुछ ज्यादा ही सोच रही थी। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अगर अगली बार मिस लू से मुलाकात हुई तो मैं कोशिश करूंगा, लेकिन सच कहूँ मैं उनके इतना करीब नहीं हूँ। मेरी बात सुनकर मैनेजर कई की आंखें चमक उठीं। वो बोला, अगली बार का इंतजार करने की क्या जरूरत है? मिस लू तो अभी इसी बिल्डिंग के ऊपर वाले फ्लोर पर है। उसकी बात सुनते ही मेरे चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। अब मुझे समझ आया, ये सब झंग झंग की तरफ से था। हो सकता है बाकी लोग लू न्यानियन की बातों में आ जाए, लेकिन झंग झंग कभी नहीं मानेगी। और मैनेजर कई तो उसी के पिता की सिफारिश पर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में आया था। अगर डायरेक्टर टैंग सिहाओ ऑफिस में मौजूद नहीं होते तो वही खुद को पूरा मालिक समझने लगता था। मैंने फैसला कर लिया, अब बात साफ साफ करनी होगी। मैंने खुद बोतल उठाई और मैनेजर कई के ग्लास में वाइन डाल दी। वो थोड़ा घबरा गया, यहाँ तक कि अपनी चेयर भी पीछे खिसका ली। मैंने लंबी सांस लेकर कहा, मैनेजर के एआई, जब आप मुझ पर इतना भरोसा करते हैं तो मैं आपसे सच नहीं छिपाऊंगा। सच ये है कि मेरा और मिस लू का कोई रिश्ता नहीं है। अगर वो मेरी मदद कर रही है तो सिर्फ किसी और की वजह से। उसने उत्सुक होकर पूछा, कौन? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए एक एक शब्द साफ कहा, फू किंगवन। मिस लू सिर्फ मिस फू के कहने पर मेरा ध्यान रख रही है। मेरी बात सुनते ही मैनेजर कई का हाथ कांप गया। उसके ग्लास से आधी
वाइन बाहर छलक गई। शायद वो मन ही मन सोच रहा था, लू न्यानियन के मेल कंपेनियंस तो अक्सर बदलते रहते हैं, लेकिन फू किंगवन के आसपास किसी आदमी का नाम तो कभी नहीं सुना। क्या नैन चेन सच बोल रहा है या ब्लफ कर रहा है? कुछ पल बाद उसने खुद को संभाला, फिर पूछा, लेकिन अभी मिस फू ने तुमसे बात तक नहीं की, क्या तुम सच में उन्हें जानते हो? ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर मत बोलो, वरना बाद में संभालना मुश्किल होगा। मैंने आराम से वाइन का एक घूंट लिया, फिर बिल्कुल कैजुअल अंदाज में बोला, कुछ दिन पहले हम दोनों की थोड़ी बहस हो गई थी। आज वो मुझसे बात नहीं कर रही क्योंकि थोड़ा नाराज है, बस चाहती है कि मैं उसे मनाऊं। आप तो जानते ही हैं, पिछले कुछ दिनों से कंपनी में मेरा टाइम अच्छा नहीं चल रहा। ऐसी छोटी मोटी नाराजगी होना नॉर्मल है। मैनेजर कई चुपचाप वाइन पीता रहा, लेकिन उसके चेहरे से साफ दिख रहा था कि वो गहरी सोच में डूब गया है। शायद वो मन ही मन सोच रहा था, अगर ये सच है तो जियांग फैमिली के कहने पर नैन चेन को निकालना मुझे 2 बार सोचना पड़ेगा। आखिर उसके पीछे मिस फू खड़ी है। भविष्य में एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के बहुत से काम उसकी मदद से आसान हो सकते हैं। कुछ देर बाद मैंने कहा, मैनेजर कई, मैं जरा वॉशरूम होकर आता हूँ। जब उसने मुझे दोबारा ड्रिंक करने के लिए फोर्स नहीं किया तो मैं उसी बहाने बाहर निकल आया। वॉशरूम में मैंने हाथ धोए, बहते हुए पानी को देखते देखते मैंने सिर उठाया और तभी मैंने देखा कि मियाँ भी मेरे पीछे पीछे अंदर आ गई थी। मैं तुरंत समझ गया, आज रात मेरी वजह से उसकी 2 बार बेइज्जती हुई थी। अब वो बदला लेने आई थी। वो व्यंग्य से बोली, वाह नैन चेन, काफी काबिल निकले। पहले झंग-झंग, अब लू न्यानियन। एक से दूसरी लड़की तक पहुंचते रहते हो और ऊपर से मासूम बनने का नाटक भी करते हो। थक नहीं जाते? मैंने पेपर टॉवल से हाथ पोंछे, फिर उसकी तरफ देखकर कहा, मियाँ, हर चीज की एक लिमिट होती है। जो पहले झगड़ा शुरू करता है, गलती उसी की होती है। मेरी बात सुनते ही वो गुस्से से लाल पड़ गई, लेकिन उसके कुछ बोलने से पहले ही मैंने आगे कहा, तुम्हें पता है आज मैनेजर कई इतना शांत क्यों है? क्योंकि मैंने उसे बता दिया है कि मेरे पीछे लू न्यानियन नहीं बल्कि फू किंगवन है। और क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरा स्वभाव इतना अच्छा है? मेरी सलाह मानो, अपने काम से काम रखो। ये सुनने के बाद उसने एक शब्द भी नहीं कहा, बस मुझे घूरा और गुस्से में वहाँ से चली गई। मैं भी वॉशरूम से बाहर निकल आया, लेकिन जैसे ही बाहर निकला सीधे फू किंगवन से टकरा गया। उसने मेरी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान दे दी, लेकिन मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात आई, गया काम से। कहीं ये अभी से यही तो नहीं खड़ी थी? अगर इसने मेरी सारी बातें सुन ली तो शायद मैं कल का सूरज भी न देख पाऊँ। मैंने गहरी सांस ली और तुरंत कहा, मिस फू, अभी मैंने जो बातें कही अगर उनमें कुछ भी गलत लगा हो तो आई एम सॉरी। मेरा आपको हर्ट करने का कोई इरादा नहीं था। उसने मेरी बात सुनी लेकिन कुछ नहीं बोली, बस मेरे पास से निकलकर आगे बढ़ गई। मैं कुछ देर वही खड़ा रह गया, फिर फोन निकाला और फू किंगवन की चैट खोल ली। उस चैट में अब भी वही पुराना मैसेज पड़ा था। उसे देखते ही उस रात की सारी यादें फिर से ताजा हो गई। मैंने सिर झटका और जल्दी जल्दी उसे मैसेज टाइप करने लगा। उधर फू किंगवन वापस अपने प्राइवेट रूम में लौट आई। अंदर पार्टी पूरे जोरों पर चल रही थी। लू न्यानियन एक नए पॉपुलर मेल स्टार के पास बैठी थी। मुझे देखते ही उसने पूछा, मिस फू, वॉशरूम जाने में इतनी देर कैसे लग गई? फू किंगवन चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गई। उसने किसी आदमी की ऑफर की हुई वाइन भी नहीं ली। उसकी नजर कमरे में मौजूद उन सभी आदमियों पर घूमी, लेकिन उसके दिमाग में बार बार सिर्फ एक ही चेहरा आ रहा था, नैन चेन। वो चुपचाप बैठी, उस रात की यादों में खो गई। उधर सॉन्ग शुई और बाकी सब लोग पार्टी एंजॉय करने में लगे हुए थे। तभी लू न्यानियन ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ फू किंगवन के कंधे पर रख दिया। लू न्यानियन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अभी वॉशरूम में तुम्हें ढूंढने गई थी। वेटर ने बताया कि तुम 2nd फ्लोर पर गई हो, जबकि हमारे प्राइवेट रूम में ही वॉशरूम है। पहले ही किंगवन का बाहर जाना अजीब था और अब तुम 2nd फ्लोर तक चली गई। अगर वहाँ कोई खास इंसान नहीं था तो कोई भी इस बात पर यकीन नहीं करेगा। लेकिन फू किंगवन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने धीरे से लू न्यानियन का हाथ अपने कंधे से हटा दिया, फिर शांत स्वर में बोली, मैं चल रही हूँ, फिर कभी साथ बैठेंगे। लू न्यानियन हैरानी से खड़ी हो गई। क्या किंगवन, तुम अभी जा रही हो? हम लोग तुम्हें इतनी मुश्किल से मिलते हैं, थोड़ी देर और नहीं रुक सकती? उधर मैं कॉरिडोर में खड़ा था, बार बार फोन पर अपना अपॉलॉजी मैसेज टाइप करता, फिर डिलीट कर देता। आखिर में मैंने सिर्फ 3 शब्द लिखे, आई एम सॉरी, लेकिन मैसेज सेंड ही नहीं हुआ। फू किंगवन ने मुझे ब्लॉक कर दिया था। मैंने स्क्रीन पर दिख रहे लाल एक्सक्लेमेशन मार्क को देखा और बेबस होकर कड़वी मुस्कान हंस दी। अब मैं सच में फू किंगवन के दिल की बात बिल्कुल भी नहीं समझ पा रहा था। थोड़ी देर पहले हुए उस ड्रामा के बाद डिपार्टमेंट गैदरिंग भी जल्दी खत्म हो गई। कोलीग्स छोटे छोटे ग्रुप्स में बाहर निकलने लगे। तभी मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। मुझे लगा शायद कोई क्लाइंट होगा। मैंने तुरंत कॉल उठा ली। हेलो, मैं नो हूँ स्पीकिंग। लेकिन दूसरी तरफ सिर्फ अजीब सी स्टैटिक नॉइज सुनाई दे रही थी। फिर एक बदली हुई आवाज आई, कंपनी का हिसाब धीरे धीरे बराबर करेंगे। आवाज इतनी बदल दी गई थी कि समझ ही नहीं आया वो आदमी था या औरत। मैंने बिना कुछ कहे कॉल काट दिया। मैं मन ही मन सोचने लगा, अब झंग
झंग क्या करना चाहती है? लगता है आज रात कुछ होने वाला है, मुझे सावधान रहना होगा। आज मैंने थोड़ी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, इसलिए। बाकी लोग टैक्सी से वापस जाने का प्लान बना रहे थे। मैं सोच रहा था, क्या झंग झंग सच में चाहती है कि मैं वापस जाकर उससे माफी मांगू? नामुमकिन। तभी किसी ने सामने देखकर कहा, अरे वो फू किंगवन की कार नहीं है। सबकी नजर ड्राइववे की तरफ चली गई। एक ब्लैक लग्जरी सेडान आराम से हमारे सामने से गुजरी। पीछे से मियाँ की ताना मारती हुई हंसी सुनाई दी। यहाँ तक कि मैनेजर कई का चेहरा भी कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा था। लिंग शू ने उसकी हंसी सुनी तो झल्लाकर बोला, तुम पागल हो गई हो क्या? हर बात पर क्यों हंस रही हो? पूरी रात से गुस्सा दबाकर बैठी मियाँ बोली, मैं क्यों हंस रही हूँ? मैं तो उसी पर हंस रही हूँ जो बड़ी बड़ी बातें करता है, कहता फिरता है कि उसका मिस फू से रिश्ता है। क्या उसे पता नहीं कि एच सिटी में बहुत लोग फू किंगवन को जानते हैं? वो हमेशा सबसे दूरी बनाकर रखती है। क्या तुम्हें लगता है वो कोई चैरिटी करने वाली सेंट है जो किसी से भी रिश्ता बना लेगी? लिंग शू जवाब देने ही वाला था कि तभी बेंटली के पीछे आ रही दूसरी कार सीधे हमारे सामने आकर रुक गई। विंडो नीचे हुई। अंदर बैठी महिला थी झाओ किंगवे, जो फू किंगवन की पर्सनल असिस्टेंट थी। उन्हें देखते ही मियाँ की आवाज गले में ही अटक गई। लेकिन मैनेजर कई उससे भी तेज निकला। वो तुरंत आगे बढ़ा और खुशामद करते हुए बोला, स्पेशल असिस्टेंट झाओ, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। लेकिन झाओ किंगवे ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। उसने सीधे मेरी तरफ देखकर कहा, मिस्टर नैनचेन, अगर आपको किसी बिजनेस की जरूरत हो तो इस बिजनेस कार्ड पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं एक पल के लिए हैरान रह गया, फिर तुरंत पूछा, स्पेशल असिस्टेंट झाओ, क्या मैं मिस फू से मिलने का अपॉइंटमेंट ले सकता हूँ? मैं उनसे पर्सनल तौर पर माफी मांगना चाहता हूँ। झाओ किंगवे ने हल्का सा सिर हिलाया। मैं मिस फू से पूछूंगी, अगर उनके पास टाइम हुआ तो आपको बता दूंगी। उसने सीधे मना नहीं किया। ये सुनकर मैंने राहत की सांस ली। मैंने मुस्कुराकर कहा, थैंक यू, आपको तकलीफ दी, सॉरी, टेक केयर, स्पेशल असिस्टेंट झाओ। लग्जरी कार्स धीरे धीरे वहाँ से चली गई और पूरी भीड़ एकदम शांत हो गई। लिंग शू ने पीले पड़े चेहरों की तरफ देखकर कहा, कुछ लोगों को अब अपनी जुबान संभाल कर रखनी चाहिए, वरना एक दिन पता भी नहीं चलेगा कि किसे नाराज कर बैठे। मैंने हाथ में पकड़े बिजनेस कार्ड को देखा। मन ही मन सोचा, भले ही ये सिर्फ झाओ किंगवे का पर्सनल नंबर हो, लेकिन ये फू किंगवन तक पहुंचने का पहला स्टेप है। कम से कम इसका मतलब है कि वो मेरी बात सुनने को तैयार है। मुझे ये मौका बिल्कुल नहीं गंवाना चाहिए। दूसरी तरफ मियाँ अब वहाँ एक पल भी रुकना नहीं चाहती थी। उसने तुरंत टैक्सी रोकी और वहाँ से चली गई। लिंग शू मेरे साथ तब तक रुका जब तक बाकी सब लोग भी नहीं चले गए। टैक्सी में बैठने से पहले उसने फिर याद दिलाया, तुम अपनी कार से आए हो, अगर ड्राइव नहीं कर सकते तो डेजिग्नेटेड ड्राइवर बुला लेना, बाकी बातें कल ऑफिस में करेंगे। मैंने कार का डोर बंद करके कहा, ठीक है, मेरी चिंता मत करो, घर जाकर हैंगओवर सूप पी लेना। लिंग शू हंस पड़ा। मैंने भी मुस्कुराकर कहा, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मुझे क्या हो जाएगा। टैक्सी जाते हुए मैं कुछ देर वही खड़ा रहा, फिर अपनी कार के पास गया ताकि डेजिग्नेटेड ड्राइवर बुला सकूं। लेकिन पैसेंजर सीट पर नजर पड़ते ही मैं एकदम रुक गया। वहाँ एक संदिग्ध चीज रखी हुई थी। स्पष्ट था ये किसी की जानबूझकर की गई हरकत थी। मैंने तुरंत कार का डोर बंद किया, कार लॉक की और सीधा पुलिस स्टेशन जाने का फैसला किया। लेकिन रास्ते में मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा है। मैंने खुद को शांत रखने की कोशिश की। मन ही मन सोचा, क्या झंग झंग ने सच में किसी को मेरे पीछे भेजा है? नहीं, मुझे अभी तुरंत यहाँ से निकलना होगा। उसी समय एक कार की हेडलाइट्स मेरी तरफ चमकी। कोई कार से उतरा और अचानक मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। मैंने झटके से उसका हाथ हटाया और ऊंची आवाज में पूछा, कौन हो तुम? तुम्हें किसने भेजा है? लेकिन जैसे ही मैंने सामने देखा, मैं वही जम गया। मेरे सामने फू किंगवन खड़ी थी। वो हैरानी से बोली, क्या हुआ? इतना घबराए हुए क्यों? मैंने जल्दी जल्दी सारी बात बता दी। मेरी कार की पैसेंजर सीट पर एक अननोन ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। मुझे शक है कि झंग झंग ने किसी से मेरी कार के साथ छेड़छाड़ करवाई है। मैं अभी पुलिस के पास ही जा रहा था, लेकिन रास्ते में लगा कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, इसलिए मैं जल्दी से वहाँ से निकलना चाहता था ताकि उनका पीछा छुड़ा सकूं। मेरी बात सुनने के बाद फू किंगवन ने बिना एक पल गवाए अपने साथ आए बॉडीगार्ड्स को आदेश दिया, उसकी कार चेक करो और पुलिस को कॉल करो, बाकी सब हैंडल करो। आदेश मिलते ही बॉडीगार्ड्स तुरंत काम पर लग गए। मैं वही खड़ा रह गया। मेरे दिमाग में अभी अभी हुई सारी बातें बार बार घूम रही थी। उधर फू किंगवन ने कार का डोर खोला, फिर मेरी तरफ देखकर बोली, बैठो, मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। लेकिन मैं वही खड़ा रहा जैसे अपनी ही दुनिया में खो गया था। कुछ देर तक मेरे न हिलने पर फू किंगवन ने मुझे नाराज नजरों से देखा, फिर बोली, क्या हुआ? फिर से मुझे रिजेक्ट करने वाले हो? ठीक है, तो मैं चली जाती हूँ। मैं तुरंत होश में आया और जल्दी से बोला, नहीं मिस फू, आपको तकलीफ दूंगा, कृपया मुझे राइट दे दीजिए। वो हल्के से हंस पड़ी। आज इतने ओबीडियंट कैसे हो गए? मुझे तो लगा था तुम फिर से सीधे मना कर दोगे। मैं बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। कार में बैठने के बाद मैंने धीरे से पूछा, मिस फू, ऐसा लगता है
कि आप मेरी बातों की बहुत परवाह करती हैं। फिर थोड़ी हिम्मत करके बोला, क्या आप मुझे पसंद करती है? इसके बाद मैंने आगे कहा, वैसे जो कार पहले इंटरसेक्शन से निकली थी वो आपकी ही थी, है ना? फू किंगवन ने मेरी बात का सीधा जवाब नहीं दिया। उसने लंबी सांस ली, फिर बोली, मैं तो पूरे समय यही थी। क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो कार मेरी थी? मैंने सिर हिला दिया, फिर टॉपिक बदलते हुए कहा, आज के लिए थैंक यू। अगर आप वहाँ नहीं होती तो पता नहीं क्या हो जाता। मेरी बात सुनते ही उसके चेहरे का भाव बदल गया। वो ठंडी आवाज में बोली, मैंने ये सब तुम्हारे लिए नहीं किया। बार बार थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है। उसकी आवाज पहले से कहीं ज्यादा ठंडी हो चुकी थी। असल में वो खुद अपने दिल से परेशान थी। मन ही मन सोच रही थी, मैं तो बस यूं ही वहाँ रुक गई थी। मैं उसका इंतजार थोड़ी कर रही थी। मुझे उससे क्या लेना देना। उसके बाद कार के अंदर अजीब सी खामोशी छा गई। ड्राइवर ने रियर व्यू मिरर से कई बार हमें देखा। आखिर हिम्मत करके पूछा, बॉस फू, सीधे घर चले? फू किंगवन ने मेरी तरफ एक नजर डाली, फिर धीरे से डेस्टिनेशन बता दिया। उसके बाद उसने आंखें बंद कर ली, लेकिन मैं बिल्कुल भी रिलैक्स नहीं हो पा रहा था। मेरे दिमाग में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था, इतनी कोल्ड और रूथलेस मानी जाने वाली फू किंगवन आखिर मेरी इतनी परवाह क्यों करती है? हम तो मुश्किल से कुछ ही बार मिले हैं। क्या सच में वो सिर्फ इंटरेस्टेड है? खुशकिस्मती से रास्ता ज्यादा लंबा नहीं था। जब कार मेरे अपार्टमेंट के नीचे पहुंची, मैं उतर नहीं वाला था, लेकिन अनजाने में मैंने उसकी तरफ देखा। उसने मेरी नजर पकड़ ली, फिर बोली, क्या देख रहे हो? उतरो, या पूरी रात कार में ही बिताने का इरादा है? मैं जल्दी से बाहर निकल गया। मैं गुड बाय कहने ही वाला था कि अचानक फू किंगवन ने मेरा हाथ पकड़कर अपनी बाह में डाल लिया और मेरे साथ साथ अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के अंदर चलने लगी। मैं कुछ कहता उससे पहले ही वो बोली, तुम्हें सच में हिम्मत बहुत है। झंग झंग कैसी इंसान है? क्या तुमने कभी उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं की? उसकी आवाज में नाराजगी साफ झलक रही थी। मैं कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से समझाने लगा, जब मैं उसके साथ था तब मुझे उसके पास्ट के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था, और मेरा हमेशा से मानना था कि दो लोगों को रिलेशनशिप में आने के बाद पास्ट नहीं, प्रेजेंट और फ्यूचर पर ध्यान देना चाहिए। इसीलिए मैंने उसके पास्ट में कभी दिलचस्पी नहीं ली। फू किंगवन ने मुझे अविश्वास से देख फिर वही रुक गई और बोली, आगे बोलो, तुम्हारी बातों में तो बहुत लॉजिक है। उस समय मुझे सच में ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने बॉस को रिपोर्ट दे रहा हूँ। मैंने उसका चेहरा ध्यान से देखा। जब लगा कि वो अभी शांत है तो आगे बोला, जहाँ तक उसके बिट्रेल की बात है, मैं मानता हूँ मैं थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट वाला इंसान हूँ। झंग झंग ने बार बार मुझसे झूठ बोला, इसलिए मुझे अपनी इज्जत बचानी थी। लेकिन मिस फू, आपसे मुझे अब भी माफी मांगनी है। मुझे आपको रिजेक्ट नहीं करना चाहिए था, और आज अपने कोलीग्स के सामने हमारे बीच की बातें भी नहीं कहनी चाहिए थी। मैंने वो सब सिर्फ खुद को बचाने के लिए कहा था। मेरी बात खत्म हुई तो मेरी नजर अनजाने में फिर उसकी तरफ चली गई। काफी देर की खामोशी के बाद वो हल्के से हंसी, फिर ठंडी आवाज में बोली, तुम्हारी लोगों को पहचानने की समझ सच में बहुत खराब है। मैं उसके शब्दों का असली मतलब समझ गया। वो कहना चाहती थी, तुमने झंग झंग जैसी लड़की को चुना, लेकिन मेरे साथ रिलेशनशिप रखने की हिम्मत नहीं की। असल में वो मेरे लिए इतनी दूर और पहुंच से बाहर थी कि मैं कभी वो कदम उठाने की हिम्मत ही नहीं कर पाया। हम दोनों चलते चलते मेरे बिल्डिंग एंट्रेंस तक पहुंच गए। मैं डोर खोलने ही वाला था कि अचानक याद आया, फू किंगवन अभी भी मेरे साथ खड़ी है। मैंने थोड़ा झिझकते हुए कहा, मिस फू, अगर आप चाहें तो ऊपर आकर थोड़ी देर बैठ सकती हैं। आखिर एक लड़की को इतनी रात अकेले डोर पर छोड़ देना मुझे ठीक नहीं लगा। मेरी बात सुनकर फू किंगवन हल्के से मुस्कुराई। वो मना करने ही वाली थी कि तभी अचानक छिपकर बैठी झंग झंग बाहर आ गई। वो रोते हुए चिल्लाई, चेन प्लीज, हम फिर से साथ हो जाए। मैं वादा करती हूँ अब से मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगी। मैं शौक में उसे देखता रह गया। फू किंगवन ने झंग झंग की तरफ देखा और भौहें सिकोड़ ली, फिर ठंडी आवाज में बोली, झंग झंग, तुम सच में हद पार कर रही हो। अगर दोबारा ऐसी हरकत की तो जहाँ तुम्हें होना चाहिए मैं खुद तुम्हें वही पहुँचा दूंगी। इतना कहते ही उसने बॉडीगार्ड्स की तरफ इशारा किया। उन्होंने तुरंत झंग झंग को पकड़कर वहां से घसीट लिया। अब फिर से सिर्फ हम दोनों रह गए। फू किंगवन ने मेरी तरफ देखा और बोली, इस बार तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। ये जगह अब तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। पहले तो मुझे लगा वो मुझे किसी होटल में रुकवा देगी, लेकिन जब कार एक बेहद सुरक्षित और आलीशान रेजिडेंशियल एरिया में पहुंची तब मुझे एहसास हुआ कि वो मुझे अपने ही घर लेकर आई है। मेन डोर खुलते ही लाइट्स अपने आप जल उठी और फू किंगवन की प्राइवेट वर्ल्ड पहली बार मेरी आंखों के सामने थी। इतनी दौलत होने के बावजूद घर का इंटीरियर बहुत सिंपल लेकिन बेहद एलिगेंट था। हर छोटी चीज में उसकी शानदार टेस्ट साफ दिखाई दे रही थी। हॉलवे में लगी पेंटिंग्स तक बेहद कीमती और खूबसूरत थी। फू किंगवन आगे आगे चल रही थी, फिर पीछे मुड़कर बोली, शूज उतारने की जरूरत नहीं है। मैं उसके पीछे पीछे अंदर चला गया। लिविंग रूम बहुत बड़ा था। पूरा घर मॉडर्न स्टाइल में बना हुआ था, लेकिन रिलेशनशिप रखने की हिम्मत नहीं की। असल में वो मेरे लिए इतनी दूर और पहुंच से बाहर थी कि मैं कभी वो कदम उठाने की हिम्मत ही नहीं कर पाया। हम दोनों चलते चलते मेरे बिल्डिंग एंट्रेंस तक पहुंच गए। मैं डोर खोलने ही वाला था कि अचानक याद आया, फू किंगवन अभी भी
मेरे साथ खड़ी है। मैंने थोड़ा झिझकते हुए कहा, मिस फू, अगर आप चाहें तो ऊपर आकर थोड़ी देर बैठ सकती है। आखिर एक लड़की को इतनी रात अकेले डोर पर छोड़ देना मुझे ठीक नहीं लगा। मेरी बात सुनकर फू किंगवन हल्के से मुस्कुराई। वो मना करने ही वाली थी कि तभी अचानक छिपकर बैठी झंग झंग बाहर आ गई। वो रोते हुए चिल्लाई, चेन प्लीज, हम फिर से साथ हो जाए। मैं वादा करती हूँ अब से मैं तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करूंगी। मैं शौक में उसे देखता रह गया। फू किंगवन ने झंग झंग की तरफ देखा और भौहें सिकोड़ ली। फिर ठंडी आवाज में बोली, झंग झंग, तुम सच में हद पार कर रही हो। अगर दोबारा ऐसी हरकत की तो जहाँ तुम्हें होना चाहिए मैं खुद तुम्हें वहीं पहुँचा दूंगी। इतना कहते ही उसने बॉडीगार्ड्स की तरफ इशारा किया। उन्होंने तुरंत झंग झंग को पकड़कर वहां से घसीट लिया। अब फिर से सिर्फ हम दोनों रह गए। फू किंगवन ने मेरी तरफ देखा और बोली, इस बार तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। ये जगह अब तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। पहले तो मुझे लगा वो मुझे किसी होटल में रुकवा देगी, लेकिन जब कार एक बेहद सुरक्षित और आलीशान रेजिडेंशियल एरिया में पहुंची तब मुझे एहसास हुआ कि वो मुझे अपने ही घर लेकर आई है। मेन डोर खुलते ही लाइट्स अपने आप जल उठीं और फू किंगवन की प्राइवेट वर्ल्ड पहली बार मेरी आंखों के सामने थी। इतनी दौलत होने के बावजूद घर का इंटीरियर बहुत सिंपल लेकिन बेहद एलिगेंट था। हर छोटी चीज में उसकी शानदार टेस्ट साफ दिखाई दे रही थी। हॉलवे में लगी पेंटिंग्स तक बेहद कीमती और खूबसूरत थी। फू किंगवन आगे आगे चल रही थी, फिर पीछे मुड़कर बोली, शूज उतारने की जरूरत नहीं है। मैं उसके पीछे पीछे अंदर चला गया। लिविंग रूम बहुत बड़ा था। पूरा घर मॉडर्न स्टाइल में बना हुआ था। लेकिन अब झंग झंग के बारे में क्या सोचते हो? क्या उसके साथ रिलेशनशिप में आने का पछतावा है? मैं वही रुक गया। वो बिना मेरे जवाब का इंतजार किए बोली, मेरे हिसाब से किसी इंसान का पास जाने बिना उसे पार्टनर चुनना सबसे बड़ी बेवकूफी है और बाद में पछताना बिल्कुल स्वाभाविक। इतना कहकर वो सीधे अपने मास्टर बेडरूम में चली गई। मैं काफी देर तक वही खड़ा सोचता रहा। फिर अचानक मुझे उसकी बात का असली मतलब समझ आया। रुको, क्या वो सच में मेरे पार्टनर चुनने की चॉइस पर सवाल उठा रही थी? मैं अंदर ही अंदर झुंझला गया, लेकिन मेरे पास उसका कोई जवाब ही नहीं था। मैंने लंबी सांस ली, आखिर अपने रूम का डोर खोला, जरूरी टॉयलेटरीज उठाई और बाथरूम की तरफ चला गया। लेकिन दिमाग अब भी तेजी से दौड़ रहा था। कल मैं उससे माफी कैसे मांगू? ये सिचुएशन सच में बहुत ऑकवर्ड है। आखिर मैंने खुद से कहा, जो होगा कल देखा जाएगा। फिलहाल मुझे बस अच्छी नींद लेनी है। आखिर कल मुझे फिर से ऑफिस भी जाना था। उधर मास्टर बेडरूम में फू किंगवन ने बाथरोब पहन लिया। उसने अपने लिए रेड वाइन का एक ग्लास भरा। तभी उसका फोन बज उठा। उसने कॉल उठाकर शांत आवाज में कहा, बोलो। दूसरी तरफ काफी शोर था। लू न्यानियन ने हंसते हुए पूछा, तुम तो अकेले घर गई थी, फिर अपना आज चेन साथ कैसे ले आई? फू किंगवन खिड़की के पास खड़ी बाहर पेड़ों की हिलती परछाइयों को देख रही थी। उसने बिल्कुल सामान्य आवाज में जवाब दिया, मैं उसे अपने साथ लाई क्योंकि मेरा मन था। क्या हर बात की कोई वजह होना जरूरी है? उसका सीधा जवाब सुनकर लू न्यानियन कुछ पल के लिए चुप रह गई, फिर मुस्कुराते हुए बोली, किंगवन, इतनी भी एक्टिंग मत करो। सच सच बताओ, क्या तुम्हें सच में नैन चेन से प्यार होने लगा है? ये सुनते ही फू किंगवन ने गंभीर आवाज में कहा, अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो क्या नैन चेन को झंग झंग के बदले से यूं ही मरने के लिए छोड़ देती? सिर्फ इंसानियत के नाते मुझे उसकी मदद करनी थी। लू न्यानियन हंस पड़ी, फिर बोली, किंगवन, मेरे सामने मासूम मत बनो। मैं अच्छी तरह जानती हूँ मैं किस बात की ओर इशारा कर रही हूँ। फू किंगवन ने वाइन ग्लास टेबल पर रख दिया, फिर बोली, अगर किसी के साथ सिर्फ 2-3 दिन बिताने से प्यार हो जाता तो तुम्हारे बॉय टॉयज की लाइन लू कॉर्पोरेशन के गेट से लेकर सिटी ए तक पहुंच जाती। इतना कहकर उसने बिना कुछ और बोले कॉल काट दिया। दूसरी तरफ लू न्यानियन पूरी तरह कंफ्यूज हो गई। वो मन ही मन सोचने लगी, कुछ तो गड़बड़ है। क्या मैं ज्यादा सोच रही हूँ? लेकिन किंगवन का बिहेवियर देखकर स्पष्ट है कि वो नैन चेन को बहुत इंपॉर्टेंस देती है। ये सब सच में बहुत अजीब है। क्या मैंने नैन चेन को उसके पास भेजकर कोई बड़ी गलती कर दी? उधर मैं गेस्ट रूम में नहाकर बेड पर लेटा था, लेकिन नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। मेरे दिमाग में बार बार वही सवाल घूम रहा था, आखिर फू किंगवन की मेरे प्रति क्या फीलिंग्स है? क्या वो सच में सिर्फ मेरी मदद करना चाहती है? जितना सोचता उतना ही उलझता जा रहा था। तभी मुझे अपने रूम के बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मैं झट से उठकर बैठ गया। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इतनी रात को वो यहाँ क्या कर रही है? तभी बाहर से फू किंगवन की आवाज आई, नैन चेन सो गई क्या? मैं कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से पूछा, मिस फू, इतनी रात को कोई काम था? वो बोली, कुछ खास नहीं, बस तुम्हें देखने आई थी, जल्दी सो जाओ। इतना कहकर उसके कदमों की आवाज धीरे धीरे दूर चली गई और उसी पल दिन भर की थकान मुझ पर हावी हो गई। अगली सुबह ठीक 7 बजे अलार्म ने मुझे जगा दिया। मैं उठा, फेस वॉश किया और रूम से बाहर निकला। जैसे ही बाहर आया, नीचे से लोगों की बातें सुनाई दी। नीचे जाकर देखा तो फू किंगवन की स्पेशल असिस्टेंट और उसकी सेक्रेटरी दोनों मौजूद थी। फू किंगवन सोफा पर बैठी उनकी वर्क रिपोर्ट सुन रही थी। शायद उसे मेरे आने का एहसास हो गया। उसने ऊपर मेरी तरफ देखा, फिर बोली, बस अभी के लिए इतना ही, बाकी काम हैंडल करो, कुछ भी हो तो तुरंत रिपोर्ट करना। दोनों ने आदर से सिर झुकाया। जी बॉस फू। फिर चुपचाप
चुपचाप वहाँ से निकल गई। घर फिर से शांत हो गया। फू किंगवन ने मेरी तरफ देखकर कहा, तैयार हो जाओ, अब यहाँ कोई और नहीं है। मैंने सिर हिलाया, नीचे आया और कहा, गुड मॉर्निंग मिस फू। वो बोली, चलो ब्रेकफास्ट कर लो। तभी मेरी नजर डाइनिंग टेबल पर गई। टेबल पर चाइनीज और वेस्टर्न दोनों तरह के ब्रेकफास्ट की भरमार लगी हुई थी। बहुत शानदार व्यवस्था थी। मुझे अचानक याद आया कि मैं रोज देर तक सोने के चक्कर में ब्रेकफास्ट स्किप कर देता था, जिसकी वजह से मेरा स्टमक भी खराब रहता था। आज कई दिनों बाद मैं आराम से ब्रेकफास्ट कर सकता था। मैं चेयर खींचकर बैठ गया, फिर हैरानी से पूछा, मिस फू, आप ब्रेकफास्ट नहीं करेंगी? आपको भूख नहीं लगी? वो सोफा पर बैठी फोन पर मैसेजेस का रिप्लाई दे रही थी। उसने बिना ऊपर देखे कहा, मैं खा चुकी हूँ, तुम आराम से खाओ। फिर आगे बोली, अगर आज कोई जरूरी काम नहीं है तो ऑफिस से लीव ले लो, पुलिस स्टेशन जाकर झंग झंग वाला मामला निपटा दो, असिस्टेंट झाओ तुम्हारे साथ जाएगी। ये सुनकर मैंने पूछा, अगर झंग झंग के खिलाफ केस चला तो उसे कैसी सजा मिल सकती है? वो शांत स्वर में बोली, ये पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पर डिपेंड करेगा और तुम अपना स्टेटमेंट कैसे देते हो उस पर भी। ये मामला छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी, शायद उसे लंबी सजा न मिले, लेकिन मुझे चिंता इस बात की है कि उसके बाद कहीं वो और ज्यादा पागल न हो जाए। मैंने लंबी सांस ली। फू किंगवन बोली, चिंता मत करो, इन्वेस्टिगेशन इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी, कम से कम कुछ समय तक। वो तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगी। उसके फैमिली के अंदर ही इतने झगड़े हैं और उसके पुराने किए हुए काम, उन्हीं में वो काफी समय तक उलझी रहेगी। मैं उसकी बात सुनकर निश्चिंत हो गया। मैं जानता था फू किंगवन जो कहती है वो सोच समझ कर कहती है। तभी उसने अचानक पूछा, लंच में क्या खाओगे? मैं शेफ से बनवा दूंगी। तभी मुझे समझ आया वो चाहती है कि हम लंच भी साथ करें, लेकिन मैं सोचने लगा, अगर मैंने मना कर दिया तो कहीं वो झंग झंग वाले मामले में मेरी मदद करना बंद न कर दे। कुछ देर सोचने के बाद मैंने धीरे से पूछा, मिस फू, क्या मैं ये समझूं कि आपको सच में मेरे साथ टाइम बिताना अच्छा लगता है, इसलिए आप मेरी इतनी केयर करती हैं और मेरी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करना चाहती हैं? मेरी बात सुनकर फू किंगवन ने शांत लेकिन दूरी बनाए रखने वाले स्वर में कहा, अगर ऐसा है भी तो मुझे तो याद है हर बार मेरे पास आने वाले तुम ही थे। मैं मुस्कुरा दिया। वो सच कह रही थी। मैंने धीरे से कहा, हम दोनों बराबर हैं, लेकिन आगे से बेहतर होगा कि हम एक दूसरे की लाइफ में जरूरत से ज्यादा दखल न दें। जब जरूरत हो तो फोन करके मिल ले, एक तय समय पर मिल लिया करेंगे। आपको क्या लगता है? मेरी बात सुनकर फू किंगवन कुछ हैरान हुई। वो कुछ देर चुप रही, फिर पूछा, अगर मैं तुम्हें गिफ्ट दूं तो भी मना कर दोगे? मैंने पहले ही सोचा था वो यही पूछेगी। मैं अच्छी तरह जानता था कि उसके साथ रहने से मुझे बहुत फायदा मिल सकता था, ऊंचे सोशल सर्कल तक पहुंच भी मिल सकती थी, लेकिन मैं अपना पूरा फ्यूचर किसी और के सहारे नहीं बनाना चाहता था। मैंने कहा, हम बस एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, नॉर्मल फ्रेंड्स की तरह रहें, जब जरूरत हो तब कांटेक्ट करें, कोई मटेरियल गिफ्ट्स नहीं, ताकि अगर कभी रास्ते अलग भी हो जाए तो किसी पर कोई बोझ न रहे। मैंने दृढ़ता से कहा, हाँ बॉस फू, अगर हम ये रिलेशनशिप आगे जारी रखें तो गिफ्ट छोड़ देते हैं, वरना बाद में अलग होना मुश्किल हो जाएगा। फू किंगवन ने हल्के से सिर हिलाया, फिर बोली, ठीक है, ऐसा ही सही, दोनों के लिए आसान रहेगा। इतना कहकर वो उठी और बिना मेरी तरफ देखे बाहर चली गई। उसी समय झाओ किंगवे अंदर आई। मैं अपना सामान समेट रहा था। वो मुस्कुराकर बोली, मिस नैनचेन, आपके अपार्टमेंट की इंस्पेक्शन अभी पूरी नहीं हुई है। मैंने सामान वापस नीचे रख दिया, फिर पूछा, असिस्टेंट झाओ, क्या ये मिस फू का ऑर्डर है? वो सिर्फ मुस्कुराई, कुछ नहीं बोली। मैं सब समझ गया। मैंने सामान नीचे रखा और कहा, चलते हैं, जितनी जल्दी ये मामला खत्म होगा उतना बेहतर है। चूंकि फू किंगवन ने मुझे तुरंत जाने के लिए नहीं कहा था, इसका मतलब था वो मेरे प्रपोजल से सहमत थी। अब जरूरत से ज्यादा फॉर्मल होने की भी आवश्यकता नहीं थी। कार पहले से बाहर तैयार खड़ी थी। दिन की रोशनी में पूरा रेजिडेंशियल एरिया और भी खूबसूरत लग रहा था। कार में बैठते ही झाओ किंगवे ने मुझे एक फाइल दी। वो बोली, ये मिस झंग का स्टेटमेंट है। अभी केस को स्टॉकिंग और इंटिमिडेशन के तहत दर्ज किया गया है। बाकी की चिंता आपको करने की जरूरत नहीं। मैंने स्टेटमेंट पढ़ा। उसमें झंग झंग ने लिखा था, ये तो सिर्फ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच का एक मजाक था। मैं ठंडी हंसी हंसा, फिर साफ शब्दों में कहा, मैं किसी भी प्राइवेट सेटलमेंट के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं अपने पहले वाले डिसीजन पर कायम हूँ। झाओ किंगवे ने सिर हिलाया। बॉस फू ने भी यही कहा है और वो आपके लिए लॉयर भी अरेंज कर रही है। मैं कुछ पल के लिए चुप रह गया। मन ही मन सोचा, इस बार मैं सच में फू किंगवन का एहसानमंद हूँ। उसे इस मामले में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं थी, फिर भी वो सिर्फ मेरी मदद करने के लिए आगे आई। मैंने सिर हिलाकर कहा, हाँ, मुझे सच में बॉस फू को थैंक यू कहना चाहिए, और असिस्टेंट झाओ, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। असिस्टेंट झाओ पूरे रास्ते मेरे बगल में चुपचाप बैठी रही। जब पुलिस स्टेशन पास आने वाला था तब उसने धीरे से कहा, मिस्टर नैनचेन, एमआर और मिसेस झंग कल रात ही यहाँ पहुँच गए थे। अभी वो दोनों बहुत इमोशनल है। मेरी सलाह है, आप उनसे सीधे टकराने की कोशिश मत कीजिए। उसकी बात सुनकर मुझे वो दिन याद आ गया जब मैं और झंग झंग अभी रिलेशनशिप में थे। एक बार शॉपिंग करते समय हमारी मुलाकात उसके पेरेंट्स से हुई थी। मुझे पूरी बात तो याद नहीं थी, लेकिन उनका घमंडी और दूसरों को नीचा समझने वाला रवैया मैं आज तक नहीं भूला था। जैसे ही मैं और असिस्टेंट
झाओ पुलिस स्टेशन के अंदर पहुंचे, एक औरत की तेज चीखती हुई आवाज मेरे कानों में पड़ी। तो तुम वही छोटे सोच वाले आदमी हो जो मेरी बेटी को फंसाने की कोशिश कर रहा है। मैंने सिर घुमाया। सामने मिस्टर झंग और मिसेस झंग गुस्से से मुझे घूर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे मिसेस झंग अभी मेरे ऊपर टूट पड़ेगी। असिस्टेंट झाओ का चेहरा बदल गया। वो आगे बढ़ने ही वाली थी, लेकिन मैंने उसे रोक दिया। मैंने बिना किसी भाव के उनकी तरफ देखा, फिर शांत स्वर में कहा, क्या मारना चाहती है? पहले थोड़ा रीजनेबल बनिए। विक्टिम मैं हूँ, अपने अधिकारों की रक्षा क्यों न करूँ? मिसेस झंग ने गुस्से से मेरी तरफ उंगली उठाई, फिर चिल्लाकर बोली, बकवास बंद करो, ड्रामा करना बंद करो। इतना बड़ा आदमी होकर इतनी छोटी सोच। मेरी बेटी ने तुम्हारा आखिर क्या बिगाड़ा? मैंने उसकी बात पूरी होने दी, फिर शांत आवाज में कहा, यहाँ चिल्लाने से अच्छा एक बार ये सोचिए कि आपकी बेटी ने मेरे साथ क्या किया है। अगर उसने मुझे हर्ट नहीं किया होता तो मेरे पास उसके खिलाफ कुछ करने की कोई वजह ही नहीं होती। मेरी बात सुनकर मिसेस झंग गुस्से से कांपने लगी, लेकिन कुछ बोल नहीं पाई। मिस्टर झंग ने उसकी पीठ थपथपाकर उसे शांत किया, फिर मेरी तरफ देखकर बोला, मिस्टर नैनचेन, क्या तुम खुद को बहुत महान समझते हो? ये सब सिर्फ कॉम्पेंसेशन के लिए कर रहे हो ना? इसीलिए मेरी बेटी को यहाँ तक घसीट लाए? झंग झंग हमारी बेटी है, बचपन से वो बहुत अच्छी लड़की रही है। अगर तुम जैसे लोग उसे बिगाड़ते नहीं तो वो कभी ऐसी नहीं बनती। अब मुझे ये बेकार की बहस बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। मैंने सीधे पुलिस स्टाफ की तरफ देखा और कहा, आप सबने इनकी बातें सुन ली। ये लोग मुझे वर्बल अब्यूज कर रहे हैं। मैं झंग फैमिली के साथ किसी भी तरह का प्राइवेट सेटलमेंट नहीं करूंगा और मीडिएशन भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। जो फैसला लॉ करेगा मुझे मंजूर होगा, जो भी पनिशमेंट बने वही सही। ये सुनते ही मिसेस झंग का चेहरा गुस्से से लाल पड़ गया। वो चीखने लगी, तुम अंधे, घमंडी। लेकिन मैंने उसकी तरफ देखा तक नहीं। मैं मन ही मन सोच रहा था, जितना बोलना है बोलने दो, मेरी कोई चीज थोड़ी कम हो जाएगी। बस केस सही तरीके से हैंडल हो जाए, बाकी किसी बात की परवाह नहीं। उधर शहर के दूसरी तरफ लू न्यानियन सीधे फू किंगवन के ऑफिस पहुंची। उस समय झाओ किंगवे का भेजा हुआ वॉइस मैसेज अभी भी चल रहा था। आवाज सुनकर फू किंगवन ने ऑडियो पॉज कर दिया, फिर ऊपर देखकर पूछा, क्या तुम्हारे पास इतना खाली टाइम है? हर रोज मेरे ऑफिस क्यों चली आते हो? क्या अपना ऑफिस कंफर्टेबल नहीं लगता? लू न्यानियन ने नाराज होकर कहा, तुम्हें लगता है मैं यहाँ शौक से आती हूँ? किंगवन, तुमने इस बार बहुत बड़ा कदम उठा लिया है। झंग झंग वाली बात को लेकर बहुत लोग मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। अगर हमारी इन्वेस्ट की हुई प्रोजेक्ट्स पर असर पड़ा तो हम सब कुछ रोक नहीं सकते, इसलिए मुझे खुद आकर पूछना पड़ा। फू किंगवन ने कॉफी का एक सिप लिया, फिर बिल्कुल शांत स्वर में बोली, गलती करोगे तो उसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। क्या ये बात भी मुझे समझानी पड़ेगी? बाकी सब समय आने पर देख लेंगे। इतनी जल्दी किस बात की है? ये सुनकर लू न्यानियन ने भौं उठाई, फिर सोफा पर बैठते हुए बोली, लगता है मिस झंग की मुश्किलें अब काफी बढ़ने वाली है। वैसे भी लू न्यानियन को झंग झंग के लिए कोई सिंपैथी नहीं थी। थोड़ी देर बाद उसने पूछा, वैसे सॉन्ग शुई आज अपने बॉयफ्रेंड की बर्थडे पार्टी रख रही है, तुम चल रही हो? फू किंगवन ने मन ही मन अंदाजा लगाया कि शायद अब तक मैं पुलिस स्टेशन से निकल चुका हूँगा। फिर उसने विनम्रता से कहा, मेरे पहले से प्लान्स है, तुम लोग चले जाना। उधर स्टेटमेंट पूरा होने के बाद मैं और असिस्टेंट झाओ पुलिस स्टेशन से बाहर निकल आए। उसने मेरी तरफ देखकर कहा, मिस्टर नैनचेन, अब मेरा काम खत्म हो गया है, मुझे कंपनी वापस जाना होगा। मैंने देखा वो बार बार अपनी वॉच देख रही थी। स्पष्ट था उसे जल्दी थी। मैं मुस्कुराकर बोला, मेरी चिंता मत कीजिए, आप ड्राइवर को लेकर कंपनी चली जाइए। आप पहले ही बहुत बिजी रहती है, मेरी वजह से अपना काम मत रोकिए। मेरी बात सुनकर असिस्टेंट झाओ थोड़ी हैरान हुई, फिर हल्का सा मुस्कुराकर बोली, तो मैं चलती हूँ मिस्टर नैनचेन। फिर जाते जाते अचानक बोली, और हाँ, बॉस फू के साथ आपका लंच मत भूलिएगा। मैं सच में वो बात भूल चुका था। मैंने हंसते हुए कहा, असिस्टेंट झाओ, याद दिलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब झंग झंग वाला मामला भी लगभग हैंडल हो चुका था। मेरी पर्सनल सेफ्टी की चिंता पहले जैसी नहीं रही। फिर भी एहतियात के तौर पर असिस्टेंट झाओ ने 2 बॉडीगार्ड्स मेरे साथ छोड़ दिए। मैं आराम से सड़क पर चलता हुआ सोच रहा था, आज सुबह मैंने पहले ही लीव ले ली है, ऑफिस जाने की कोई जल्दी नहीं है। शायद किसी रूमर की वजह से आज मैनेजर कई भी हैरानी की बात थी कि बहुत सॉफ्ट बिहेवियर कर रहा था। उसने बिना किसी सवाल के मेरी लीव अप्रूव कर दी, यहाँ तक कि बोला, जल्दी आने की जरूरत नहीं है, पहले अपना काम निपटा लो, फिर आराम से ऑफिस आ जाना। अब मेरे पास सोचने का पूरा टाइम था। आखिर मैं फू किंगवन को थैंक यू कैसे कहूँ? उधर असिस्टेंट झाओ ने तुरंत फू किंगवन को कॉल किया, बॉस फू, सब कुछ हैंडल हो गया है और लंच के लिए रेस्टोरेंट भी बुक कर दिया है। आप और मिस्टर नैनचेन सीधे वही आ सकते हैं। कुछ पल तक दूसरी तरफ चुपी रही, फिर फू किंगवन बोली, क्या तुम्हारे पास करने के लिए काम नहीं है? इतनी पर्सनल बातें करने की जरूरत नहीं है। कॉल खत्म होने के बाद असिस्टेंट झाओ हल्का सा मुस्कुराई। वो मन ही मन सोचने लगी, लगता है बॉस आज काफी अच्छे मूड में है। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो मिस्टर नैनचेन को इतनी इंपॉर्टेंस देंगी।
लगी। लगता है अब से मुझे भी मिस्टर नैन चेन के साथ और ज्यादा रिस्पेक्ट से पेश आना होगा। उधर मैं मन ही मन बड़बड़ाया, मैं तो किसी से लड़ाई शुरू नहीं करूंगा। लेकिन झंग झंग के पेरेंट्स का भरोसा नहीं। आखिर जो लोग झंग झंग जैसी बेटी को पाल सकते हैं, उन्हें आसान इंसान तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। उधर मैं सोच ही रहा था, क्या अपार्टमेंट वापस जाकर सब कुछ चेक करूं? तभी मेरा फोन बज उठा। मैंने स्क्रीन की तरफ देखा, कॉल मेरी आंटी की थी। मैं मन ही मन सोचने लगा, आंटी इस समय क्यों कॉल कर रही है, क्या कुछ हुआ है? मैंने तुरंत फोन उठाया। हेलो आंटी, सब ठीक है ना? मेरी आवाज सुनकर उन्होंने हिचकिचाते हुए कहा, चैन। मैंने तुरंत पूछा, आंटी क्या हुआ? सीधे सीधे बताइए। उन्होंने गहरी सांस ली, फिर बोली, मेरी तरफ सब ठीक है, लेकिन टाइमली उसका स्कूल में किसी से फाइट हो गया है। मैं और तुम्हारे अंकल दोनों सिटी से बाहर है। सॉरी बेटा, क्या तुम हॉस्पिटल जाकर उसे देख सकते हो? मैंने बिना सोचे जवाब दिया। ठीक है आंटी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं अभी हॉस्पिटल जा रहा हूँ। फोन रखते ही मैंने गहरी सांस छोड़ी, फिर तुरंत टैक्सी लेकर पास के म्युनिसिपल हॉस्पिटल पहुंच गया। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में बेंच पर यांग टाइनली बैठा था। उसकी हालत बेहद खराब दिख रही थी। जो भी उसके पास से गुजरता उसे देखकर एक बार जरूर रुकता। लोगों की नजर महसूस करते ही वो चुपके से अपनी मुट्ठियां भींच लेता। ये देखकर मैं तुरंत उसके पास गया और डांटते हुए बोला, यांग टाइनली, ये क्या कर रहे हो? अभी के अभी अपनी मुट्ठी नीचे करो। मैं उसके सामने जाकर खड़ा हो गया, ठंडी नजरों से उसे घूरते हुए। मुझे देखते ही उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर तिरस्कार से बोला, तुम यहाँ क्यों आओ? मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। फिर वही बिजीबड़ी बनकर आ गए। वो औरत खुद को मेरी माँ समझती है क्या? वो हमारी फैमिली की नहीं है। उसे हमारे फैमिली मैटर में दखल देना बंद करना चाहिए। उसकी बातें सुनकर मेरा चेहरा तुरंत सख्त हो गया। मैं गुस्से से बोला, चुप यांग टाइनली, एक बात अच्छी तरह सुन लो। मेरी आंटी और तुम्हारे डैड ने लव मैरिज की थी, इसलिए अपनी जुबान संभाल कर बात किया करो। यांग टाइनली हंस पड़ा। लव मैरिज? ये आज का सबसे बड़ा जोक है। क्या तुम खुद भी इस बात पर यकीन करते हो? घर में खुद को दिलासा देना अलग बात है, लेकिन मेरी मॉम ने मुझे सब सच बता दिया है। मुझे कुछ नहीं पता ऐसा मत समझना। मैंने हल्की सी हंसी उड़ाई, अपनी स्लीव्स ऊपर चढ़ाई, फिर आराम से बोला, अगर तुम्हारी मॉम इतनी ही काबिल है तो फिर वो यहाँ आकर तुम्हारी प्रॉब्लम क्यों नहीं सुलझा रही? उसका चेहरा तुरंत उतर गया। उसने नजरें फेर ली, धीरे से बोला, वो बिजी है, आ नहीं सकती थी। जितना वो बोल रहा था उतना ही खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था। फिर जोर से चिल्लाया, हाँ मेरी मॉम सिर्फ बिजी है, वो मुझे कभी छोड़कर नहीं जाएंगी। हमारे बीच फूट डालने की कोशिश मत करो। मैंने उसकी सारी उम्मीदें एक ही वार में तोड़ दी। मैंने व्यंग्य से कहा, बिजी किस बात में? फ्रेंड्स के साथ पार्टी करने में। यांग टाइनली, अच्छे से बिहेव करना सीखो। अगर ये मामला नहीं सुलझा और बड़ा बन गया तो तुम्हें लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी। मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, फिर अकेले ही भुगतना पड़ेगा। मेरी बात सुनते ही उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दिया। धीरे से बोला, क्या इतना सीरियस है? क्या सच में मुझे पनिशमेंट मिल सकती है? मैंने गहरी सांस ली, फिर कहा, मैंने पूरा मामला पहले ही जान लिया है। यांग टाइनली, तुमने सीधे उसे सीढ़ियों से धक्का दे दिया। दिमाग है भी या नहीं? अगर इस्तेमाल नहीं करना तो किसी जरूरतमंद को डोनेट कर दो। अगर उसे इंटरनल इंजरी हो गई या उसकी टांग खराब हो गई और वो दोबारा बास्केटबॉल नहीं खेल पाया तो उसका कॉम्पेंसेशन कैसे दोगे? यांग टाइनली धीरे से बढ़ाया। हर समय इतना एटीट्यूड दिखाता था, मुझे क्या पता था कि सच में गिर जाएगा। मैंने ठंडी नजर से उसकी तरफ देखा, फिर कहा, लगता है तुम तब तक नहीं सुधरोगे जब तक जिंदगी तुम्हें अच्छी तरह सबक नहीं सिखा देती। अभी अंदर जाकर प्रॉपर तरीके से अपोलोजाइज करोगे। शायद मेरी डांट का असर हुआ था। इस बार उसने बहस नहीं की। मैं उसे साथ लेकर हॉस्पिटल रूम के सामने पहुंचा, डोर नॉक किया। अंदर से परमिशन मिली तो मैंने डोर खोल दिया। जैसे ही अंदर गया मैं एकदम रुक गया। एक्साई अन्याओ, वो कोई अनजान इंसान नहीं थी। पहले झंग झंग मुझे कई सोशल गैदरिंग्स में लेकर गई थी। एक बार उसके नए क्लब की ओपनिंग पर मेरी मुलाकात एक्साई अन्याओं से हुई थी। उसे पहचानते ही मेरी घबराहट थोड़ी कम हुई, लेकिन मन में अभी भी चिंता थी। आखिर ये एक्साई फैमिली का मामला था, क्या ये सच में इतनी आसानी से सुलझ सकता था? मैं मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगा, यांग टाइनली, तूने आखिर जाकर उसी इंसान को क्यों छेड़ दिया जिससे बिल्कुल नहीं उलझना चाहिए था? मैंने धीरे से कहा, मिस एक्साई। विंडो के पास खड़ी एक्साई अन्याओं ने आवाज सुनी, मुड़ी और मुझे देखकर थोड़ा हैरान हुई। नैनचेन, तुम यहाँ? फिर मन ही मन बोली, काफी रेयर गेस्ट हो। खैर, किंगवन की वजह से इसकी बात सुन लेती हूँ। उसका मूड ठीक लग रहा था, इसलिए मैंने सावधानी से कहा, मिस एक्साई, इस पूरे मामले की गलती हमारी है। हम पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। जितना भी कॉम्पेंसेशन चाहिए हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। एक्साई अन्याओ हल्का सा मुस्कुराई, फिर सिर हिलाकर बोली, वो मेरे अंकल का इकलौता बेटा है, जम से ही पूरे फैमिली का लाडला रहा है। अब बास्केटबॉल टूर्नामेंट छोड़ना पड़ेगा और आगे दोबारा खेल पाएगा या नहीं ये भी पता नहीं। ऐसी सिचुएशन में तुम आखिर किस तरह कॉम्पेंसेशन दोगे?
दोगे इस बार। यहाँ तक कि यांग टाइन ली भी समझ गया कि सामने वाली औरत से उलझना ठीक नहीं। पहली बार वो पूरी तरह चुप रहा। मैं भी कुछ नहीं बोला, बस तेजी से कोई सोल्यूशन सोचने लगा। एक्साई अन्याओ ने मेरी तरफ देखा, फिर पूछा तुम दोनों का रिश्ता क्या है। मैं कुछ पल चुप रहा, फिर बोला ये मेरा कजिन है। कजिन? वो हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन इसे देखकर तो नहीं लगता कि ये तुम्हें बड़े भाई की तरह ट्रीट करता है। फिर उसने सीधे यांग टाइन ली से कहा तुम बाहर जाओ, मुझे तुम्हारे भाई से अकेले में बात करनी है। यांग टाइन ली बिना कुछ बोले तुरंत रूम से बाहर निकल गया। साफ था पूरी प्रॉब्लम मेरे ऊपर डालकर भाग गया। अगर मेरी आंटी की वजह न होती तो ऐसे एहसान फरामोश लड़के की मदद करने का मेरा बिल्कुल मन नहीं करता। मुश्किल आते ही सबसे तेज भागने वाला वही था। अब रूम में सिर्फ मैं और एक्साई अन्याओ रह गए। वो सोफा पर बैठ गई, फिर अचानक पूछ बैठी झंग झंग वाला मामला, क्या उसका तुमसे कोई संबंध है? मुझे उम्मीद थी वो यांग टाइन ली की बात करेगी, लेकिन उसने अचानक झंग झंग का नाम ले लिया। मैंने जवाब दिया हाँ ऐसा कह सकते हैं। मेरी बात सुनकर वो कुछ देर तक मुझे ध्यान से देखती रही, फिर बोली मानना पड़ेगा तुम काफी हैंडसम हो। हमारी फैमिली को किसी कॉम्पनसेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ और तुम्हारे कजिन को छोड़ सकती हूँ। मैं बेहद खुश हो गया। सच में मिस एक्साई बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रॉमिस करता हूँ अब से हम उस पर अच्छी तरह नजर रखेंगे। एक्साई अन्याओ हल्का सा हंस पड़ी। गलत मत समझना, मैं ये सब सिर्फ किंगवन की वजह से कर रही हूँ। मैं एक पल के लिए जम गया तो ये सब फू किंगवन की वजह से था। अब समझ आया कि एक्साई फैमिली ने इतनी आसानी से मामला क्यों छोड़ दिया, वरना उनके स्वभाव के हिसाब से मेरा ये कजिन आराम से हाई स्कूल भी पूरा नहीं कर पाता। शायद उसके ऊपर क्रिमिनल रिकॉर्ड भी बन जाता। मैंने सिर झुका लिया, समझ नहीं आ रहा था एक्साई अन्याओं से क्या कहूँ। वो मुस्कुराकर बोली चिंता मत करो, मेरा कोई नुकसान नहीं होगा। वैसे भी तुम्हारी आंटी अभी डॉक्टर से मिलने गई है, बेहतर होगा तुम अभी अपने कजिन को लेकर निकल जाओ, वरना बाद में मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगी। मैंने झुककर कहा मिस एक्साई मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मैं बाहर निकल गया। मेरे जाते ही एक्साई अन्याओं ने हल्की सी मुस्कान के साथ अपना फोन निकाला और फू किंगवन को मैसेज भेज दिया। मैं रूम से बाहर आया, देखा यांग टाइन ली साइड में खड़ा फोन चला रहा था। मुझे देखते ही उसने गम का बबल फुलाया, फिर लापरवाही से पूछा उधर। मैं सोच ही रहा था अपार्टमेंट वापस जाकर सब कुछ चेक करूं या नहीं, तभी मेरा फोन फिर से बज उठा। मैंने कॉल उठाई। असिस्टेंट झाओ की आवाज आई, मिस्टर नैनचेन क्या आप कहीं रुक गए हैं? उधर असिस्टेंट झाओ पीछे मुड़कर फू किंगवन की तरफ देख रही थी। वो डाइनिंग एरिया में पहले से मेरा इंतजार कर रही थी। असिस्टेंट झाओ मन ही मन सोच रही थी आखिर नैनचेन कर क्या रहे हैं, बॉस को इतना इंतजार करवाना, ये तो उनकी पर्सनैलिटी जैसी बात नहीं लगती। तभी मुझे अचानक याद आया आज मेरा फू किंगवन के साथ लंच डेट था। मैं तुरंत संभल गया, फिर बोला असिस्टेंट झाओ मैं बॉस फू के लिए खुद खाना बनाना चाहता हूँ। अभी मैं सुपरमार्केट में इंग्रेडिएंट्स खरीद रहा हूँ, थोड़ा पर्सनल काम भी है। मैं थोड़ी देर में खुद मिस फू से कांटेक्ट कर लूंगा, आप चिंता मत कीजिए। असिस्टेंट झाओ ने राहत की सांस ली, फिर बोली ठीक है मिस्टर नैनचेन, बस बॉस के साथ अपना अपॉइंटमेंट मत भूलिएगा। कुछ मिनट पहले फू किंगवन को एक्साई अन्याओं का मैसेज मिल चुका था, लेकिन उसने ज्यादा रिएक्शन नहीं दिया। उसी समय उसे मेरा वॉइस मैसेज मिला, सॉरी आपको जो पसंद हो मैं वही बनाकर खिलाऊंगा। न जाने क्यों मेरा वॉइस सुनते ही उसका थोड़ा चिड़चिड़ा मूड अचानक शांत हो गया। उसके लाल होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने वॉइस रिप्लाई भेजा, जो भी बनाओगे मुझे चलेगा, मैं बिल्कुल पिकी ईटर नहीं हूँ। उसका रिप्लाई सुनकर मैं मुस्कुरा दिया। सच कहूँ तो मेरी बहुत ज्यादा सिग्नेचर डिशेस भी नहीं थी। अच्छी बात यह थी कि फू किंगवन खाने में नखरे नहीं करती थी, वरना शायद मुझे किसी से हेल्प मांगनी पड़ती। मैंने रिप्लाई किया, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि खाना आपके टेस्ट के हिसाब से बने और आपको अच्छा डिनर मिले। कुछ देर बाद उसका एक और ई मैसेज आया। मैं थोड़ा शांत जगह पर गया, फिर मैसेज प्ले किया। उसकी आवाज धीरे से सुनाई दी, डिनर से भी ज्यादा मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे पास रहो। मैं कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप रह गया। उसकी ये बात मेरे लिए पूरी तरह अनएक्सपेक्टेड थी। अच्छी बात यह रही कि उसने इसके बाद कोई और मैसेज नहीं भेजा, वरना मैं सच में शर्मिंदा हो जाता। मैंने अभी राहत की सांस ही ली थी कि अचानक 2 सूट पहने हुए बॉडीगार्ड्स मेरी तरफ आते दिखाई दिए। मेरी पहली रिएक्शन यही थी कि वापस हॉस्पिटल के अंदर भाग जाओ, लेकिन वो दोनों जल्दी से मेरे सामने आ गए। उनमें से एक बोला, मिस्टर नैनचेन हम असिस्टेंट झाओ द्वारा असाइन किए गए बॉडीगार्ड्स हैं। हमने देखा कि आपके पास अम्ब्रेला नहीं है, अगर चाहे तो हम आपको आपकी डेस्टिनेशन तक छोड़ सकते हैं। मैं कुछ सेकंड तक उन्हें देखता रह गया, फिर पूछा मतलब तुम लोग पूरे समय मेरा पीछा कर रहे थे? दोनों बॉडीगार्ड्स थोड़ा असहज हो गए, फिर बोले हम फू फैमिली की प्राइवेट सिक्योरिटी है, जब तक बहुत जरूरी न हो हम आपके सामने नहीं आते। हालांकि मुझे ये बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन सिचुएशन ऐसी ही थी। मैं
मैंने कहा, मुझे बॉस फू के घर जाना है, रास्ते में किसी सुपरमार्केट पर रोक देना, मुझे कुछ सामान खरीदना है। कार में बैठने के बाद मुझे अचानक आंटी का ख्याल आया। मैंने तुरंत उन्हें मैसेज भेजा। उन्होंने मामला छोड़ने के लिए मान लिया है, लेकिन यांग टाइनली को इस बात की सीरियसनेस समझनी होगी। वो हमेशा दूसरों से अपनी प्रॉब्लम साफ नहीं करवा सकता। जब आप वापस आए तो उसे लेकर खुद जाकर सामने वाले से प्रॉपर तरीके से अपोलोजाइज कीजिए, तभी उन्हें हमारी सिंसेरिटी समझ आएगी। मैसेज भेजते ही आंटी का रिप्लाई आ गया, समझ गई। चैन, बहुत दिनों से तुम डिनर पर नहीं आए, अपना ध्यान रख रहे हो ना। उनका मैसेज पढ़कर मेरा दिल थोड़ा भर आया। मैंने रिप्लाई किया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ आंटी, मेरी चिंता मत कीजिए, टाइम मिला तो जल्दी ही डिनर पर आऊंगा। उसी शाम फू किंगवन की अचानक इमरजेंसी मीटिंग लग गई। तभी असिस्टेंट झाओ का कॉल आया। उस समय मैं सुपरमार्केट में सब्जियां और ग्रोसरी खरीद रहा था। उसने कहा, बॉस की अचानक मीटिंग आ गई है, उन्होंने मुझे आपको इन्फॉर्म करने के लिए कहा है। मैं मुस्कुराकर बोला, कोई बात नहीं, मैं उनका वेट कर लूंगा। वैसे भी बिजनेस डिनर में लोग खाना कम, काम ज्यादा करते हैं। घर लौटते समय उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं उनके लिए कुछ हल्का खाना बना देता हूँ। फिर मैंने पूछा, असिस्टेंट झाओ, बॉस फू को किस तरह का खाना पसंद है? वो कुछ पल सोचकर बोली, बॉस की मदर ही चेंग से है, मैं बस इतना ही बता सकती हूँ। इतना सुनते ही मैंने रिब्स और फिश खरीदी, फिर सीधा फू किंगवन की विला पहुँच गया। मेन डोर पर शूज बदलते समय मेरी नजर अचानक एक नई स्लीपर्स पर पड़ी। वो बिल्कुल फू किंगवन की स्लीपर्स से मैच कर रही थी। मैं थोड़ा हैरान हुआ। पहले तो लगा शायद घर में कोई गेस्ट आया है, लेकिन पूरा विला देखने के बाद समझ आया, यहाँ अभी भी सिर्फ मैं ही था। गेस्ट रूम में नई टॉयलेटरीज का पूरा सेट रखा हुआ था। सब कुछ देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मैं अब यही रहने वाला हूँ। तभी फोन वाइब्रेट हुआ। मैंने देखा फू किंगवन का मैसेज था, अगर बोर हो रहे हो तो बेसमेंट वाले होम थिएटर में मूवी देख सकते हो, आज मुझे लौटने में काफी देर होगी। मैंने रिप्लाई किया, ठीक है, मैं आपका वेट करूंगा। उसके बाद मैंने कंफर्टेबल क्लोथ्स पहने और किचन में जाकर खाना तैयार करना शुरू कर दिया। मैंने तेजी से काम किया। 1 घंटे से भी कम समय में सारी प्रिपरेशन पूरी हो गई। अभी फू किंगवन के आने में काफी टाइम था, इसलिए मैं पूरे विला में घूमने लगा। पहले मुझे लगा था कि घर सिर्फ 2 फ्लोर्स का है, लेकिन प्राइवेट एलिवेटर से नीचे गया तो वहाँ एक बिल्कुल अलग दुनिया थी। सिर्फ स्टडी रूम ही नहीं, हॉलवे के आखिर में एक पूरा म्यूजिक रूम भी था। मैं सचमुच हैरान रह गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि फू किंगवन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी बजाती होगी। थोड़ी देर सब देखने के बाद मैं होम थिएटर में गया और एक इंडी मूवी लगा दी। कुछ देर मूवी देखने के बाद धीरे धीरे मुझे नींद आने लगी। उधर बिजनेस डिनर में फू किंगवन बार बार अपना फोन देख रही थी। पास बैठे एक व्यक्ति ने मुस्कुराकर पूछा, बॉस फू आज पूरी रात फोन ही देख रही है, कोई इंपॉर्टेंट बात है क्या? क्योंकि फू किंगवन के आसपास कभी कोई मेल कंपेनियन नहीं होता था, इसलिए किसी ने उस दिशा में सोचा तक नहीं। फू किंगवन ने शांत स्वर में कहा, कोई जरूरी बात नहीं, बस कल रात एक बड़ा पपी उठा लाई हूँ, सोच रही हूँ घर पर बोर तो नहीं हो रहा होगा। वहाँ मौजूद सभी लोग समझदार थे, उन्होंने उसकी बात का मतलब तुरंत समझ लिया। किसी ने भी सेकंड राउंड के लिए कहीं और चलने की बात नहीं की। रात काफी हो चुकी थी जब फू किंगवन घर लौटी। डाइनिंग टेबल पर 4-5 डिशेस पहले से सजी हुई थी। उसने एक नजर देखा और तुरंत समझ गई कि ये सब बिल्कुल उसकी पसंद का खाना था। उधर मैं होम थिएटर में सो गया था। अचानक मुझे हल्की सी ऑर्चिड परफ्यूम की खुशबू आई। मैंने आंखें खोली, देखा मिस फू झुककर मुझे जगा रही थी। मैं तुरंत उठ बैठा। आप आ गई, खाना शायद ठंडा हो गया होगा, अब उतना अच्छा नहीं लगेगा। मेरी बिल्कुल नेचुरल चिंता देखकर वो हल्का सा मुस्कुराई, फिर बोली, कोई बात नहीं, मैं गर्म कर लेती हूँ। मैंने सिर हिलाया, फिर कहा, मैं आपके लिए हैंगओवर सूप बना देता हूँ। मुझे उनके शरीर से हल्की अल्कोहल की स्मेल आ रही थी। असल में उन्होंने बहुत कम ड्रिंक की थी। फिर भी वो हैरान होकर बोली, तुम इतने अच्छे हो, स्मेल से ही बता सकते हो कि कौन सी वाइन है? मैंने थोड़ा सोचा, फिर जवाब दिया, एज ड्राई रेड वाइन। ये सुनते ही फू किंगवन अचानक मेरे बहुत करीब आ गई। हम दोनों के बीच बस कुछ ही इंच का फासला रह गया। मैं उसकी गर्म सांसें महसूस कर सकता था। उसके बालों की हल्की खुशबू सीधे मेरे दिल की धड़कन बढ़ा रही थी। मेरा पूरा शरीर अकड़ गया, चेहरा तुरंत लाल हो गया। मेरी हालत देखकर वो धीरे से हंसी, फिर फुसफुसाकर बोली, तो ये भी बता सकते हो कि ये वाइन कहाँ प्रोड्यूस हुई थी? मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस बात बदलते हुए कहा, पहले खाना खा लेते हैं। मिस फू, आपने आज रात ठीक से कुछ खाया भी नहीं होगा। मेरी बात सुनने के बाद असिस्टेंट झाओ कुछ देर तक चुपचाप मेरे पास बैठी रही। जब हम पुलिस स्टेशन के करीब पहुंचे तो उन्होंने मुझे सावधान करते हुए कहा, मिस्टर नैन, झंग झंग के माता पिता कल रात ही यहाँ पहुंच चुके हैं। दोनों अभी काफी इमोशनल हैं। मेरी सलाह है कि उनसे सीधे भिड़ने से बचिए। उनकी बात सुनकर मुझे वो दिन याद आ गया जब मैं और झंग झंग साथ थे और पहली बार उसके माता पिता से शॉपिंग के दौरान मिले थे। उस मुलाकात की सारी बातें तो याद नहीं थी, लेकिन उनका घमंडी और लोगों को नीचा समझने वाला रवैया आज भी नहीं भूला था। जैसे ही मैं और असिस्टेंट झाओ पुलिस स्टेशन के अंदर गए, तभी एक औरत की तेज चीखती हुई आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी, तो तुम ही हो वो घटिया लड़का जिसने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने मुड़कर देखा। मिस्टर झंग और मिसेस झंग
मुझे बेहद गुस्से से घूर रहे थे। मिसेस झंग तो ऐसे लग रही थी जैसे अभी मेरे ऊपर टूट पड़ेंगी। असिस्टेंट झाओ आगे बढ़ने ही वाली थी, लेकिन मैंने उन्हें रोक दिया। मैंने बिना किसी भाव के उनकी तरफ देखा और ठंडे स्वर में कहा, क्या हुआ, मारना चाहती है? पहले जरा इंसान की तरफ बात करना सीखिए। यहाँ पीड़ित मैं हूँ, अपने अधिकारों की रक्षा करूँ तो इसमें गलत क्या है? मिसेस झंग ने गुस्से में मेरी तरफ उंगली उठाई। नाटक बंद करो, एक बड़ा आदमी होकर इतनी छोटी सोच। मेरी बेटी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मैंने शांत लेकिन तीखी आवाज में जवाब दिया। यहाँ चिल्लाने से पहले एक बार सोचिए कि आपकी बेटी ने मेरे साथ क्या किया है। अगर उसने मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया होता तो मुझे उसके खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मिसेस झंग गुस्से से कांपने लगी और कुछ बोल ही नहीं पाई। तभी मिस्टर झंग ने उन्हें शांत किया और मेरी तरफ घूरते हुए बोले, मिस्टर नैन, खुद को बहुत ईमानदार समझते हो? सच बताओ, ये सब सिर्फ मुआवजा लेने के लिए कर रहे हो ना? इसलिए हमारी झंग झंग को यहाँ तक घसीट लाए? झंग झंग हमारी बेटी है, बचपन से बहुत अच्छी लड़की रही है। अगर तुम्हारे जैसे लोगों ने उसे बहकाया ना होता तो वो कभी ऐसी नहीं बनती। अब ये बेकार की बहस मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। मैंने सीधे पास खड़े पुलिस स्टाफ की तरफ देखा और कहा, आप सबने इनकी बातें सुन ली। ये लोग मुझे खुलेआम गालियां दे रहे हैं। मैं झंग परिवार के साथ किसी भी तरह का प्राइवेट सेटलमेंट नहीं करूंगा और न ही किसी मीडिएशन के लिए तैयार हूं। जो फैसला कानून करेगा मुझे वही मंजूर होगा। मिसेस झंग का चेहरा गुस्से से लाल पड़ गया। तुम अंधे घमंडी लड़के, मैंने मन ही मन सोचा, बोलने दो इन्हें, इससे मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा जब तक कानून अपना काम कर रहा है। बाकी सब मायने नहीं रखता। उधर दूसरी तरफ जब लू नियानियन फू किंगवन के ऑफिस पहुंची तब झाओ किंगवे का भेजा हुआ वॉइस मैसेज अभी भी चल रहा था। शोर सुनकर फू किंगवन ने ऑडियो रोक दिया। उसने सिर उठाकर पूछा, तुम्हें आजकल इतना फुर्सत कैसे मिल रहा है? रोज रोज मेरे ऑफिस चली आती हो, क्या तुम्हारा अपना ऑफिस अब अच्छा नहीं लगता? लू नियानियन ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हें लगता है मैं यहाँ घूमने आती हूँ? किंगवन, तुमने इस बार बहुत बड़ा कदम उठा लिया है। झंग झंग वाली बात की वजह से हर कोई मुझसे सवाल पूछ रहा है। अगर हमारे प्रोजेक्ट्स पर असर पड़ गया तो इसीलिए मुझे खुद आकर तुमसे पूछना पड़ा। फू किंगवन ने आराम से कॉफी की एक चुस्की ली, फिर बिल्कुल शांत आवाज में बोली, गलती करोगे तो उसकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। इसमें समझाने जैसा क्या है? बाकी चीजें समय आने पर देख लेंगे। इतनी जल्दी सबको क्यों मची हुई है? लू नियानियन मुस्कुराई और सोफे पर बैठते हुए बोली, लगता है मिस झंग के बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। लेकिन उसने झंग झंग के लिए एक शब्द भी नहीं कहा। कुछ देर बाद उसने पूछा, वैसे सॉन्ग शुई आज अपने बॉयफ्रेंड का बर्थडे पार्टी रख रही है, तुम चल रही हो? फू किंगवन ने मन ही मन हिसाब लगाया कि इस समय तक शायद नैन चेन का पुलिस स्टेशन वाला काम खत्म हो चुका होगा। उसने विनम्रता से मना कर दिया, मेरे पहले से प्लान्स है, तुम लोग चले जाओ। उधर स्टेटमेंट पूरा करने के बाद मैं और असिस्टेंट झाओ पुलिस स्टेशन से बाहर निकले। उन्होंने मेरी तरफ देखकर कहा, मिस्टर नैन, मेरा काम खत्म हो गया है, अब मुझे कंपनी वापस जाना होगा। उन्होंने घड़ी देखी, साफ था कि उन्हें ऑफिस लौटने की जल्दी थी। मैं मुस्कुराकर बोला, मेरी चिंता मत कीजिए, आप ड्राइवर को लेकर वापस जाइए, आप पहले ही काफी व्यस्त रहती है, मेरी वजह से अपना काम मत रोकिए। मेरी बात सुनकर वो थोड़ी हैरान हुई, फिर हल्का सा मुस्कुराकर बोली, तो मैं चलती हूँ मिस्टर नैन, और हाँ, बॉस फू के साथ आपका लंच मत भूलिएगा। मैं सच में लंच वाली बात भूल चुका था। मैंने मुस्कुराकर कहा, असिस्टेंट झाओ, याद दिलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब झंग झंग वाला मामला संभल चुका था, इसलिए मेरी सुरक्षा को लेकर चिंता थोड़ी कम हो गई थी। लेकिन फिर भी असिस्टेंट झाओ ने एहतियात के तौर पर 2 बॉडीगार्ड्स मेरे साथ छोड़ दिए। मैं आराम से सड़क पर चलते हुए सोच रहा था कि चूंकि आज सुबह छुट्टी ले ही ली है, इसलिए ऑफिस जाने की कोई जल्दी नहीं है। पता नहीं किसने क्या अफवाह फैला दी थी, लेकिन आज मैनेजर कई भी हैरान करने वाली तरह से बहुत नरम था। उसने मेरी छुट्टी तुरंत मंजूर कर दी और कहा, कोई जल्दी नहीं है, जब काम निपट जाए तब आराम से ऑफिस आ जाना। अब मेरे पास थोड़ा वक्त था, मैं बस यही सोच रहा था, फू किंगवन का शुक्रिया आखिर किस तरह अदा करूं। उसी समय असिस्टेंट झाओ ने तुरंत फू किंगवन को फोन किया, बॉस फू, सब कुछ हो गया है और लंच के लिए रेस्टोरेंट भी बुक कर दिया है, आप और मिस्टर नैन सीधे वही आ सकते हैं। फोन के दूसरी तरफ कुछ पल की चुपी रही, फिर फू किंगवन की आवाज आई, क्या तुम्हारे पास करने के लिए कोई काम नहीं बचा? हर बात में दखल मत दिया करो। फोन कटने के बाद असिस्टेंट झाओ के होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। उन्होंने मन ही मन सोचा, लगता है बॉस आज काफी अच्छे मूड में है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि बॉस फू मिस्टर नैन को इतनी अहमियत देंगी। अब से मुझे भी उनके साथ और ज्यादा सम्मान से पेश आना होगा। लेकिन किसने सोचा था कि मियाँ भी इस मामले में फंस जाएगी? सच में जिस दौरान मैं कंपनी में नहीं था वहाँ बहुत कुछ हो चुका था। लिंग शू उत्साह से बोला, तुझे तो पता ही नहीं है, कल जब मियाँ और मैनेजर कई को इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाया गया था, उनके चेहरे देखने लायक थे। और हाँ, आज ऑफिस से जल्दी निकलने की कोशिश मत करना, आज रात प्रमोशन की खुशी में सेलिब्रेशन करेंगे। तभी मुझे पूरी बात समझ आई। अगर मियाँ अपना नाम साफ नहीं कर पाई तो एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरवाइजर की पोस्ट लगभग तय थी कि मुझे ही मिलेगी। अब समझ आया
कि जो लोग पहले मियाँ के सबसे करीब थे वे आज अचानक मेरे साथ इतने अच्छे से क्यों पेश आ रहे थे। साउंड्स गुड। लिंग शू मुस्कुराया। सॉन्ग ये ने एक नई रेस्टोरेंट रेकमेंड की है, अभी पास में खुली है, आज रात वही चलते हैं। सॉन्ग ये मेरा बचपन का सबसे अच्छा दोस्त था और लिंग शू से दोस्ती वॉन्शिंग ग्रुप ज्वाइन करने के बाद हुई थी। हम तीनों की अच्छी बनती थी और अक्सर साथ घूमते फिरते थे। सॉन्ग ये तो खाने पीने की जगहों का चलता फिरता एनसाइक्लोपीडिया था। उसके फूड रिव्यू व्लॉग्स के पहले ही 10 लाख 1 मिलियन प्लस से ज्यादा फॉलोअर्स थे। उसकी रेपुटेशन भी शानदार थी और वो जिस रेस्टोरेंट की रेकमेंडेशन देता था वहाँ का खाना लगभग हमेशा शानदार निकलता था। लेकिन साफ था कि आज ऑफिस के बाद लिंग शू के साथ आराम से ड्रिंक करने का प्लान शायद पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि झंग झंग के पिता वाला स्कैंडल अब बहुत बड़ा बन चुका था। उसके ऊपर झंग झंग की पुरानी कई काली करतूतें भी एक एक करके सामने आने लगी थी। इसका सीधा असर वॉन्शिंग ग्रुप की कॉर्पोरेट इमेज पर पड़ा। अपर मैनेजमेंट ने तुरंत इंटरनल इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और जल्द ही उन्हें ये भी पता चल गया कि जिस झंग झंग के साथ मैं पब्लिक रिलेशनशिप में था, मैं भी इसी कंपनी में काम करता हूँ और मैं मैनेजर कई के एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का कर्मचारी हूँ। इसलिए मुझे भी हायर मैनेजमेंट के सामने पूछताछ के लिए बुलाया गया। हालांकि मैं सबसे अच्छे नतीजे की उम्मीद कर रहा था, लेकिन मुझे डर नहीं था। बस एक बात तय थी, जैसे ही मैं इन्वेस्टिगेशन के लिए बाहर जाऊंगा ऑफिस में गॉसिप का नया दौर शुरू हो जाएगा। और वही हुआ। मेरे बाहर निकलते ही कोलीग्स आपस में फुसफुसाने लगे। क्या लगता है नैन चेन कल इसलिए ऑफिस नहीं आया क्योंकि भागने की तैयारी कर रहा था? मिस झंग उसके साथ पूरे 3 महीने रही थी। उस पर कितना पैसा खर्च किया होगा उसने। मैंने तो पहले ही कहा था, ऐसे लड़कों का अंत कभी अच्छा नहीं होता। लिंग शू का स्वभाव बहुत तेज था। ये सब सुनते ही उसने जोर से डेस्क पर हाथ मारा और खड़ा हो गया। क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? अगर इतनी हिम्मत है तो नैन चेन के सामने बोल कर दिखाओ। पीठ पीछे बातें करने से क्या मिलेगा? जो लोग सिर्फ मजे के लिए बातें बना रहे थे वे लिंग शू से सच में लड़ना नहीं चाहते थे। इसलिए सब तुरंत शांत हो गए, अपनी सीट पर बैठ गए और मोबाइल पर गॉसिप करने लगे। लिंग शू अंदर ही अंदर बहुत गुस्से में था। मेरी चिंता भी हो रही थी, इसलिए उसने अपना गुस्सा वेचैट मोमेंट्स पर निकाल दिया। उधर कंपनी के लीडर्स ने जानबूझकर मुझे परेशान नहीं किया। मेरी पूरी बात सुनने के बाद उन्होंने सिर्फ इतना कहा, अपनी पोस्ट पर वापस जाइए, अच्छा काम करते रहिए। उन्होंने बस कुछ सामान्य निर्देश दिए। मैंने सिर झुकाकर कहा, अंडरस्टूड, थैंक यू सर। जब मैं ऑफिस से बाहर निकला तो कॉरिडोर में चल रही सारी फुसफुसाहट अचानक बंद हो गई। हर कोई ऐसे दिखाने लगा जैसे वो अपने काम में बहुत व्यस्त हो। अब झंग झंग और उसके पिता का स्कैंडल पूरी तरह साबित हो चुका था। इसलिए मैनेजर कई, जो इस मामले में फंस चुका था, और मियां समेत बाकी लोग अब खुलकर मेरे खिलाफ कुछ करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। जैसे ही मैं अपनी डेस्क पर वापस पहुंचा, ली एंड शू तुरंत मेरे पास दौड़ कर आया। कैसा रहा? उन्होंने तुझे परेशान तो नहीं किया? मैं तो यहाँ टेंशन में पागल हो रहा था। ये लोग तेरे बारे में बहुत घटिया बातें कर रहे थे। मैं मुस्कुराया। सब ठीक है, जिसका दिल साफ होता है उसे छिपाने की जरूरत नहीं पड़ती। हायर मैनेजमेंट पूरी सिचुएशन समझ चुकी है। फिर लिंग शू उत्साहित होकर बोला, शायद तुझे अभी पता नहीं है, मैनेजर कई क्योंकि जियांग फैमिली के साथ बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ था, उसे उसके सारे पदों से सस्पेंड कर दिया गया है। अभी इंटरनल इन्वेस्टिगेशन चल रही है और मियां, जो हमेशा मैनेजर कई के भरोसे क्रेडिट चुराती थी और बाकी कोलीग्स को दबाती रहती थी, उसके खिलाफ भी ढेर सारी कंप्लेंट्स दर्ज हो चुकी है। अब डिपार्टमेंट में उसकी हालत ऐसी हो गई है कि खुद को संभालना मुश्किल हो रहा है। अब उसमें किसी पर रोब झाड़ने की हिम्मत नहीं बची। मैंने मन ही मन सोचा, वर्क प्लेस में मौके का फायदा उठाकर दूसरों को दबाना या किसी की ताकत के दम पर दूसरों को परेशान करना, ऐसी चीजें कभी ज्यादा समय तक नहीं चलती। ये सब उनके अपने कर्मों का ही परिणाम था। कुछ ही देर बाद कंपनी की ऑफिशियल इंटरनल नोटिस भी जारी हो गई। मैनेजर कई को डीमोट कर दिया गया और मियां का पूरे क्वार्टर का बोनस काट लिया गया। उधर झंग झंग का स्कैंडल लगातार बढ़ता ही जा रहा था। अपने परिवार की परेशानियों में उलझी होने की वजह से अब उसके पास कंपनी आकर मुझे परेशान करने का समय भी नहीं बचा। मेरे दिल पर रखा सबसे बड़ा बोझ आखिरकार उतर गया। अब मैं पूरी तरह अपने काम पर ध्यान दे सकता था। एक हफ्ते बाद कंपनी ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट जारी की, मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरवाइजर बना दिया गया। जैसे ही ये खबर पूरे डिपार्टमेंट में फैली, सबने दिल से ताली बजाकर मेरा स्वागत किया। जो कोलीग्स पहले मुझसे दूरी बनाकर रखते थे, आज वही मुस्कुराकर बधाई दे रहे थे। एक कोलीग हंसते हुए बोला, अब तो प्रमोशन भी मिल गई और सैलरी भी बढ़ गई, अब हमें अक्सर ट्रीट देनी पड़ेगी। सॉन्ग ये भी हंस पड़ा। मैंने अपने दोनों सबसे अच्छे दोस्तों की तरफ देखा। दिल में एक अजीब सी शांति महसूस हुई। इस पूरे सफर में अगर ये दोनों मेरे साथ न होते तो शायद मैं इतना आगे नहीं पहुंच पाता। डिनर खत्म होने के बाद मैंने अपना फोन निकाला और फू किंगवन का नंबर डायल किया। कुछ ही सेकंड में कॉल कनेक्ट हो गई। काम खत्म हो गया। अभी अभी कुछ दोस्तों के साथ डिनर करके आया हूँ। इन दिनों तरह तरह की छोटी छोटी बातों में इतना बिजी रहा कि तुम्हें ठीक से धन्यवाद भी नहीं कह पाया। इस दौरान तुम्हारी मदद की वजह से ही मैं ये सब संभाल पाया। सबसे शुरुआत में दियाओ क्लब में, जब तुम मेरे लिए आगे बढ़कर मुझे बचाने आई थी, फिर अपनी स्पेशल असिस्टेंट का इंतजाम करके
पुलिस स्टेशन का मामला सुलझाने में मेरी मदद की और चुपचाप कंपनी की हर हलचल पर नजर रखती रही। पूरी रेस के दौरान तुमने बिना कुछ कहे मेरे रास्ते की न जाने कितनी रुकावटें हटा दी। फू छिंगवा ने कभी इन बातों का दिखावा नहीं किया, लेकिन हर बार जब मैं मुश्किल में पड़ा उन्होंने मेरी मदद के लिए अपना हाथ बढ़ाया। फोन के दूसरी तरफ से हल्की सी हंसी सुनाई दी। मुझे धन्यवाद किस बात का दे रहे हो? मैंने तुम्हारी मदद की और वो कभी तुम्हारा शुक्रिया पाने के लिए नहीं की थी। वो कुछ पल रुकी, फिर धीरे से पूछा, क्या आज रात तुम फ्री हो? मैं तुम्हारी कंपनी के नीचे खड़ी हूँ। मेरा दिल एक पल के लिए तेजी से धड़क उठा और मैं तुरंत नीचे चला गया। स्ट्रीट लाइट की रोशनी में फू छिंगवान के लंबे बाल आराम से उनके कंधों पर बिखरे हुए थे। बिजनेस वर्ल्ड वाली उनकी ठंडी और तेज छवि अब गायब थी। वो पहले से कहीं ज्यादा नरम और दिलकश लग रही थी। मुझे अपनी तरफ आते देखकर उनकी आंखों में हल्की सी मुस्कान तैर गई। मैं उनके पास जाकर रुक गया और पूरी गंभीरता से उनकी तरफ देखा। असल में मैंने पिछले कुछ दिनों में बहुत सोचा है। शुरुआत में मेरे मन में बहुत सारी झिझक थी। मुझे लगता था कि हमारे स्टेटस में बहुत बड़ा फर्क है। इस वजह से मैं खुद को तुम्हारे करीब आने की हिम्मत नहीं दे पाया। मैं बस तुम्हारा एक साधारण दोस्त बनकर रहना चाहता था। लेकिन तुम्हारे साथ समय बिताने के बाद मुझे एहसास हुआ कि प्यार कभी फायदे नुकसान का हिसाब नहीं लगाता और न ही वो किसी के स्टेटस पर निर्भर करता है। फू छिंगवान चुपचाप मेरी तरफ देखती रही। मैं एक साधारण परिवार से हूँ। आज जहाँ पहुँचा हूँ वहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने बहुत संघर्ष किया है। मैं हर काम अपने दम पर करने का आदी हूँ। मैं आसानी से किसी और पर भरोसा नहीं करता। लेकिन तुमसे मिलने के बाद मेरा हमेशा तनाव में रहने वाला दिल धीरे धीरे सुकून महसूस करने लगा। मुझे तुम्हारा कभी कभी शरारत से मुझे छेड़ना पसंद है। मुझे तुम्हारा बाहर से ठंडा और दूर दूर रहना भी पसंद है, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हारे दिल में बहुत नरमी और दयालुता है। मैंने गहरी सांस ली और अपने दिल की बात कहने की हिम्मत जुटाई। फू छिंगवान, अब मैं तुम्हारा सिर्फ एक साधारण दोस्त बनकर नहीं रहना चाहता। आने वाले पूरे जीवन में मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। हर चीज तुम्हारे साथ मिलकर करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे ये मौका दोगी? शाम की ठंडी हवा धीरे धीरे बह रही थी। उससे उनके बाल हल्के हल्के लहरा रहे थे। फू छिंगवान की आंखों की मुस्कान और भी गहरी हो गई। उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया और धीरे से मेरा हाथ थाम लिया। उनकी हथेली की गर्माहट मेरे दिल को सुकून दे रही थी। मैं बहुत समय से तुम्हारे मुंह से ये बात सुनने का इंतजार कर रही थी। पहले मैंने कहा था कि मैं किसी भी तरह के पैसों या संपत्ति वाले रिश्ते में नहीं पड़ना चाहती। मुझे डर था कि बाद में सब कुछ उलझ जाएगा। लेकिन अब मैं अपना फैसला बदलना चाहती हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे तुम्हारी दौलत चाहिए। मैं बस तुम्हारे साथ बराबरी से खड़ी रहना चाहती हूँ। मैं मेहनत करूंगी, ईमानदारी से जीऊंगी और अपने तरीके से तुम्हारी रक्षा करूंगी। मुझे तुम पर कभी शक नहीं हुआ। मैं तुम्हारी आत्मनिर्भरता, तुम्हारी मजबूती और तुम्हारी सच्चाई की बहुत इज्जत करती हूँ। इसीलिए मैं धीरे धीरे तुम्हारे करीब आती गई। तुम्हें खुद को जबरदस्ती मेरे बराबर लाने की जरूरत नहीं है। हमें बस एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है। उसके बाद के दिन शांत और खुशियों से भरे हुए थे। मैंने अपनी मेहनत से अपने सीनियर्स और साथ काम करने वालों का सम्मान जीता और एडमिनिस्ट्रेटिव सुपरवाइजर की अपनी पोजीशन मजबूती से हासिल कर ली। लिन शू अब भी मेरे सबसे अच्छे और सबसे तालमेल वाले पार्टनर थे। खाली समय में मैं खुद खाना बनाता और फू छिंगवान के लिए लेकर जाता। वो मुझे अपने सोशल सर्कल का हिस्सा बनाती। वीकेंड पर हम साथ टहलने जाते, फिल्में देखते और बाजारों में घूमते। कोई हाई सोसाइटी की जटिल पार्टियां नहीं थी, बस आम लोगों की सबसे साधारण और सच्ची खुशियां थी। एक शाम मैंने अपना हाथ उनके कंधों पर रखा और हम दोनों दूर क्षितिज पर फैली सुनहरी शाम को देख रहे थे। मेरा दिल पूरी तरह निश्चिंत था। मैं इस शांत और स्थिर जीवन की रक्षा करना चाहता था। हमें बस हर नई धूप से भरे कल की ओर बढ़ते रहना था, दिल में दयालुता लेकर और अपने पैर जमीन पर मजबूती से टिकाए हुए। जिंदगी की सारी खूबसूरत चीजें सही समय पर अपने आप हमारे पास आ जाएंगी।